ओके, तो लैब 3 में हमने थोड़ी सी बात की एरर्स के बारे में। हमने ये देखा कि एरर्स किस किस टाइप के होते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस किस टाइप के एरर्स होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने कोड्स को जो है वो ख़ुद ब खुद ठीक करें। अगर उनमें कोई एरर आता है तो उसको पहले ख़ुद देखें, और इन्हीं एरर्स में से ही कोई गलती आप लोग कर रहे होंगे। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़े, और ऑपरेटर्स के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इफ़ एल्स का, तो उसके बाद हमने वो पढ़ा। तो उसके बाद लैब टास्क पे आ जाते हैं। लैब टास्क चूँकि हम नहीं कर सके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में सारे लैब टास्क आप लोगों को समझाऊँ। दूसरा, थोड़ी सी मैं गाइडलाइंस भी बताऊँगा रिपोर्ट के हवाले से जो आप लोगों ने फ़ॉलो करनी है, क्योंकि टास्क तो ऑब्वियसली अगर क्लास की स्ट्रेंथ 30 है, तो अगर 30 के 30 रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो ईमानदारी से, अगर 60 टास्क हैं तो 5 जमा करवाएगा कि मुझसे 5 हुए, तो सब ने ही 7 करने हैं। तो अगर सारे 60 टास्क करवाएंगे तो मैं सबको 10 मार्क्स तो नहीं दे सकता ना। तो उसके बाद स्टैंडर्ड होगा कि किसने कोड अच्छे तरीके से लिखा, किसकी रिपोर्ट अच्छी थी, किसने कमेंट्स डाले थे, किसने वेरिएबल्स की नेमिंग अच्छी की थी। तो उस बेस पे फिर मैं मार्क्स दूंगा। तो इस बात को अपने जहन में रखना है। जो सारी गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करेगा तो उसको उसके मार्क्स नहीं काट सकते, कि बिल्कुल नहीं काट सकते। कोई रीज़न होगी तो कटेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग जो वाइट बार का मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग के स्क्रीन शॉट्स में वाइट बार होना चाहिए, तो उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो वाइट बार होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो मैं स्ट्रेट ज़ीरो दूंगा टास्क में। ठीक है। डेव सी प्लस प्लस अगर अभी भी किसी को ओपन नहीं करने आता तो ये तरीका है, डेव सी प्लस प्लस खोल के न्यू प्रोजेक्ट और उसके बाद कंसोल। अच्छा, ये जो जगह है यहाँ पर आप लोगों ने नाम देना है, तभी वो वाइट बार में आप लोगों का नाम कैसे आएगा। आपने ऐसे करना है कि लैब 3, उसके बाद आपने करना है टास्क 1, और साथ आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है। ठीक है। तो इसी तरह आपने हर टास्क के लिए करना है। ये जब आप ओके करेंगे तो ये नाम यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है। अब इस फाइल का नाम ये है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये नाम लिखा आएगा प्रॉपर। ठीक है। जो वाइट बार जो भी होगी उसके ऊपर ये लिखा आएगा। इस तरह टास्क 1 है, टास्क 2 है, न्यू फाइल बनाएं और दोबारा उसको कॉपी पेस्ट करें, जो भी है उसको करें। तो आपके स्क्रीनशॉट में ये लाजमी होना चाहिए। जिसके स्क्रीनशॉट में ये नहीं होगा मैं उसको स्ट्रेट ज़ीरो दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब हम ज़रा टास्क की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता है कि हमने इतनी चीज़ तो हमेशा लिखनी होती है। ठीक है। अच्छा, टास्क में आप लोगों को लास्ट लैब में मैंने कुछ फॉर्मेट्स बताए। मैंने ये बताया कि इफ़ और इसके अलावा मैंने इफ़ एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ और एल्स। मैंने ये बताया कि ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ चल जाता है। जिसकी भी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, अगर इसकी ट्रू हो जाएगी ये चल जाएगा, दूसरे की ट्रू होगी ये भी चल जाएगा, तीसरे की फॉल्स हो जाती है वो नहीं चलेगा, चौथे की ट्रू हो जाती है वो भी चल जाएगा। ठीक है। तो 3 चल गए यहाँ पर। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में नीचे वाले में क्या होता है कि अगर पहला चल गया तो बाकी 3 को कंपाइलर देखता ही नहीं है, स्किप कर देता है। ठीक है। और अगर पहला नहीं चलता तो वो दूसरे को देखेगा। अगर दूसरा चल जाता है तो बाकी 2 स्किप हो जाएंगे, सिर्फ इसकी जो ब्रैकेट होगी, इसका जो ब्लॉक होगा वो चलेगा, बाकी 2 स्किप हो जाएंगे। ये भी नहीं चलता तो फिर इसको देखेंगे। ये सारे नहीं चलते तो एंड पे एल्स चलेगा ही चलेगा। तो ये कुछ 2 कॉन्सेप्ट्स थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ड्राई रन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आ जाएगा अगर कोई कोड लिखा हो तो फिर आपको आउटपुट लिखनी पड़ेगी। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इफ़ आ जाते हैं तो उन सब की अलग अलग कंडीशंस चेक होंगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वो चल जाएगा। ठीक है। और अगर ये स्ट्रक्चर आ जाता है या सिर्फ सिंपल इफ़ एल्स का आ जाता है, तो इसमें हमेशा ये होता है कि अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू, ऊपर से आते हुए जिस जोन सी स्टेटमेंट ट्रू हो गई नीचे सारा स्किप हो जाएगा। अगर ये इफ़ ट्रू हो गया तो नीचे स्किप हो जाएगा एल्स। इफ़ नहीं ट्रू होता तो नीचे वाला चल जाएगा। ठीक है। अगर ये नहीं ट्रू होता तो ये चल जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये तो है अगर आपको किसी ने कोड दिया है और आप उस कोड की आउटपुट बता रहे हो तो उसके लिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपना कोड लिख रहे हो,
तो फिर आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, आप इफ़ को भी फॉलो कर सकते हो, आप एल्स इफ़ को भी फॉलो कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है एल्स इफ़ समझने में, तो मैं आपको एक खुशखबरी बताऊंगा कि आप सिर्फ इफ़ के इस्तेमाल से दुनिया का कोई भी कोड लिख सकते हो। ठीक है, दुनिया का कोई भी कोड सिर्फ इफ़ की मदद से आप लिख सकते हो, आप एल्स इफ़ बेशक ना यूज़ करो। ठीक है, आप एल्स इफ़ वाली कंडीशंस ही सेपरेट इफ़ में डाल दो, आप एल्स वाली कंडीशंस ही सेपरेट इफ़ में डाल दो, सारे इफ़ बना दो। ठीक है, तो जिस भी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी वो चल जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही इफ़ की कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ आप इफ़ से भी कर सकते हैं, कहाँ आप इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं। इन सारे टास्क को मैं आपको करके बताता हूँ। तो पहला टास्क तो मैंने आप लोगों को करा दिया था, तो उम्मीद है कि ये तो सबको समझ आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ आया तो ये आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरे टास्क पे आते हैं। दूसरा टास्क कहता है कि मेक अ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर एयर यूनिवर्सिटी, योर जॉब इज़ टू मेक अ प्रोग्राम दैट टेक मार्क्स एज इनपुट एंड टेल द ग्रेड एट द आउटपुट। अब क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आपने यूज़र से मार्क्स लेने हैं इनपुट। तो मैं यहाँ पर अपने लिए हिंट्स लिखता रहता हूँ। मार्क्स मैंने यूज़र से इनपुट लेने, उसने ये नहीं कहा कि किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं। क्या उसने ये बोला है कि फ़िज़िक्स के लो, मैथ्स के लो? उसने कहा बस आप टेक मार्क्स एज इनपुट, बस आपने मार्क्स लेने हैं। तो आप क्या करो, आप सिर्फ एक मार्क्स ले लो, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, बस आपने मार्क्स लेने हैं। वो 85 भी डाल सकता है, 55 भी डाल सकता है, कोई एक नंबर देगा आपको। ठीक है, अच्छा ये नीचे हम अपनी हिंट्स वैसे अपने लिए लिख रहे हैं। मैंने मिसाल ले ली कि यूज़र ने लेट सपोज कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ बस मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, कहता है अच्छा और कोई भी चीज़ इनपुट है ना, इनपुट है ना डिक्लेयर करना है, और कोई भी चीज़ नहीं है ना। यहाँ तक ये तो बात हो गई। अब मार्क्स के ऊपर कंडीशंस है कि अगर मार्क्स 80 से बड़े होते हैं तो ए ग्रेड है, 65 से 79 है तो बी ग्रेड है, यहाँ से यहाँ तक है सी ग्रेड है, ये डी ग्रेड है और ये एफ़ ग्रेड है। ठीक है, तो अच्छा अब देखें आपका प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में सबसे पहला तो इस मार्क्स के लिए जो यूज़र मार्क्स एंटर करेगा, आपको ये बात पता है कि वो करेक्टर तो नहीं एंटर कर सकता ना मार्क्स में, स्ट्रिंग तो नहीं एंटर कर सकता। ठीक है, बूल नहीं एंटर कर सकता, वो कोई नंबर एंटर करेगा। ठीक है, वो नंबर पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते पॉइंट्स में, 54.5 किसी के मार्क्स तो हो सकते हैं। तो आप इसको या फ्लोट ले लें या आप इसको डबल ले लें। लेट्स से मैं इसको फ्लोट ले लेता हूँ, फ्लोट मार्क्स। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ मार्क्स। अच्छा, इसको आपने वैल्यू नहीं देनी क्योंकि उसने कहा है कि आपने यूज़र से लेना है, और अब यूज़र से लेने के लिए आपको ऑब्वियसली कोई स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो आप स्टेटमेंट इसको लिख दें कि एंटर मार्क्स, ये सी आउट हो जाएगा। कॉलन डाल के हम एक स्पेस भी दे देते हैं, और उसके बाद हम सी इन ले लेते हैं उससे, किसमें, इसी मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पर हम अभी अजम्पशन में चल रहे हैं, अपने माइंड में हम सोच रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सबसे पहले चल जाएगी, उसके बाद यूज़र कर्सर ब्लिंक होगा, यूज़र मार्क्स एंटर करेगा, वो इस मार्क्स के अंदर आ जाएंगे। अब मेरे प्रोग्राम ने क्या क्या करना चाहिए। अब इफ़ एल्स की हमें ज़रूरत पड़ क्यों रही है, इसमें इफ़ एल्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है कि देखें अब ये मार्क्स, अगर बंदे के मार्क्स 80 आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका 80 प्लस होगा तो उसका ग्रेड ए होगा। तो आप कहोगे चलो आप सी आउट कर दो, आप सी आउट कर दो कि आउटपुट पे लिखा है ए ग्रेड। ठीक है, फिर आउटपुट पे लिखा है बी ग्रेड अगर तो 70 हो। ठीक है, तो चलें हम ज़रा यहाँ पर वैसे ही सी आउट करवा के देखते हैं। हम लिखते हैं सी आउट बग़ैर कोई इफ़ कंडीशन लिखे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, ए ग्रेड, उसके बाद हम कह देते हैं जी सी आउट बी ग्रेड, उसके बाद हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके दोबारा नीचे लिखते हैं सी ग्रेड और फिर डी ग्रेड। तो देखें
अब ये बात आपको बताई गई है कि जो भी चीज़ इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट के दरमियान लिखी है वो सारी चीज़ बारी बारी ऊपर से लेके नीचे तक चलेगी, हमेशा प्रोग्राम उसको चलाएगा। तो यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद उसको ए ग्रेड भी दे रहा है, उस मार्क्स के ऊपर बी ग्रेड भी दे रहा है, सी ग्रेड भी दे रहा है, सारे दे रहे हैं। हम ये तो नहीं चाहते ना, हमारी तो कंडीशन है, हमारी कंडीशन ये है कि ये ए ग्रेड वाला जो ये वाला जो सी आउट है ये हर बार ना चले, ये हर बार ना चले ना। ये कब कब चलना चाहिए? ये सिर्फ तब चलना चाहिए जब इस मार्क्स, अभी मुझे नहीं पता इस मार्क्स में क्या पड़ा है, एज अ प्रोग्रामर मुझे नहीं पता इस मार्क्स में क्या पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने सोचना है कि अगर मेरा यूज़र मार्क्स में 80 से ऊपर डाल देता है तो उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट सी आउट पे चलनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे ज़रूरत किसकी पड़ रही है, मुझे इफ़ की पड़ रही है। तो वो इफ़ किसके ऊपर लग रहा है, वो मार्क्स के ऊपर लग रहा है। तो मैं सिंपल इफ़ लगाऊंगा और लिख दूंगा कि मार्क्स अगर ग्रेटर हुए 80 से, ठीक है। हम साथ 80 को इंक्लूड भी कर देते हैं क्योंकि 80 इस रेंज में नहीं इंक्लूड, तो 80 को इंक्लूड करने के लिए हम लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर देते हैं इसको, ठीक है। कि अगर या तो 80 हो या 80 से ज़्यादा हो तो आप, तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद इफ़ की ये जो ब्रैकेट है, मैंने बोला था कि इफ़ की एक ब्रैकेट होती है, तो इफ़ की ये ब्रैकेट चल जाए। लेकिन आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर मैं ये इस इफ़ के नीचे अगर इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही लाइन हो, अभी तो एक ही लाइन है ना, मैं इसको बोल सकता हूँ कि सी आउट कर दूँ ए ग्रेड, ठीक है। अब उसने 80 मार्क्स एंटर कर दिए और मैंने बोल दिया ए ग्रेड, तो इस 80 से ज़्यादा होने पे सिर्फ ये एक लाइन चलनी चाहिए ना। तो अगर इस इफ़ के नीचे लाइन ही टोटल एक है तो फिर आप ये ब्रैकेट बेशक ना डालें, फिर अगर आप ये ब्रैकेट नहीं डालते तो वो यही एज्यूम करेगा कि इस इफ़ के नीचे सिर्फ ये एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरी लाइन नीचे लगा देता हूँ तो वो फिर इस इफ़ का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। वो नॉर्मल, जिस तरह की नॉर्मल हमारी लाइन होती है, जिस तरह की हम नॉर्मल लाइंस लिखते हैं ना, जिस तरह की हम नॉर्मल लाइंस लिखते हैं विदाउट इफ़ एल्स, मतलब अगर ये इफ़ यहाँ पर ना होता तो ये सी आउट हेलो आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाता ना। तो ये सी आउट हेलो बिल्कुल इसी तरह एक्ट करेगा जैसे ये इस इफ़ में नहीं है, ये बस हमेशा चलेगा। कोड ऊपर से चलता हुआ आएगा, देखेगा इस इफ़ को, इस इफ़ की कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं, मार्क्स 80 से ऊपर आए हैं या नहीं। अगर 80 से ऊपर आते सिर्फ ये एक सी आउट ए ग्रेड ये इसका हिस्सा है, ये चलेगा। अगर 80 से ऊपर नहीं आते तो ये नहीं चलेगा, लेकिन ये हेलो चलेगा क्योंकि ब्रैकेट नहीं डली हुई, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर नहीं डली हुई तो सिर्फ पहली लाइन इस इफ़ का हिस्सा है, बाकी इस इफ़ का हिस्सा नहीं है। तो ये तो सिर्फ ड्राई रन के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे आप हमेशा ब्रैकेट्स डाल लिया करें ताकि ये कन्फ्यूजन आपको ना आए, ठीक है। तो हम इस हेलो को उड़ा देते हैं इधर से और यहाँ पर ब्रैकेट एंड कर देते हैं। तो इस मार्क्स, अब मैंने आपको बताया कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, और ज़रूरत जो पड़ी, अब देखें, अब अगर यूज़र, अब मैंने जहन में इमेजिन करना है, अज्यूम करना है कि मेरे यूज़र ने 85 इनपुट कर दिया, लेट्स सपोज। तो जब यहाँ पर इनपुट मुझे कर्सर ब्लिंक होकर 85 आएगा तो इधर आके हम देखेंगे कि मार्क्स में 85 है, 85 80 से बड़ा है या नहीं है, तो इस इफ़ की ब्रैकेट के अंदर हम घुस जाएंगे और आउटपुट पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ए ग्रेड, ठीक है। लेकिन अगर ये मार्क्स 80 से बड़े नहीं होते, ठीक है, छोटे होते हैं, तो यहाँ पर जब इस स्टेटमेंट पे आएगा वो देखेगा मार्क्स 80 से बड़े हैं या नहीं, तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। 78 आ जाते तो नहीं होंगे। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इसकी पूरी ब्रैकेट को स्किप करके आगे चले जाएंगे। समझ आ गई बात की? तो उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो फिर अब ऑब्वियसली अगर ए ग्रेड नहीं है तो कोई और ग्रेड होगा, तो उस, या बी ग्रेड हो सकता होगा, तो अब हमने बी ग्रेड को चेक करना है। तो बी ग्रेड को हम चेक कर सकते हैं दोबारा इफ़ डाल के, ठीक है। तो हम दोबारा इफ़ डाल देते हैं, ठीक है। और दोबारा इफ़ जो हम डालेंगे उस इफ़ की भी कोई कंडीशन है ना, बी ग्रेड हमेशा, बी ग्रेड जो है वो किस केस में है, वो आपको बताया गया है कि बी जो है वो 65 से 79 के बीच में है। तो अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, एक कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर तो एक कंडीशन थी ना कि सिर्फ 80 से बड़े, यहाँ पर आपको कहता है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65 हो, क्योंकि 65 इसमें इंक्लूडेड है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 हो। अच्छा, अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 65 से ज़्यादा हो या 79 से कम हो, ठीक है। लेकिन
ये दोनों, इन दोनों के मतलब इनके दरमियान में हो, ठीक है। अगर मैं इनके बीच में ये और लगा देता हूँ, लेट सपोज ये वाला साइन लगा देता हूँ कि मार्क्स लेस देन इज इक्वल्स टू 79, तो अब क्या होगा, अब ये जो इफ़ ब्लॉक होगा ये कब कब चलेगा, ये तब चलेगा जब भी इन दो, या ये कंडीशन या ये कंडीशन, या लग गया ना बीच में, और का मतलब होता है या, तो मतलब अगर या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए तो इसका ब्लॉक चल जाएगा, ऐसा ही है ना। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर यूज़र के मार्क्स 85 आ गए, यूज़र के मार्क्स अगर 85 आ गए तो मार्क्स ग्रेटर देन 65, ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी ना। और इस और के लिए क्या चाहिए होता है, इस और की रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए तो इसका मतलब है आप इस इफ़ के अंदर घुस जाए। तो 85 पे भी इसके अंदर हम घुस जाएंगे तो हम ये तो नहीं चाहते, 85 पे भी बी ग्रेड तो ना मिले ना। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों एट अ टाइम ट्रू हो, कोई एक नहीं, दोनों ट्रू हो तो इस ब्रैकेट के अंदर हम घुसे। समझ आइए आपको इस बात की, इस बात को आपने समझना है। ये जो दो डंडे हमने लगाए हैं ये और है, ठीक है। और का मतलब होता है कि कोई एक, ठीक है। तो कोई एक का मतलब ये है कि 40 मार्क्स भी 79 से कम ही है ना, मार्क्स लेस देन 75 79, तो 40 भी 79 से कम है। तो फिर तो कोई एक का मतलब है ये एक ट्रू हो जाएगी और ये चल जाएगा, तो ये गलत है। तो आपने, इसका मतलब है कि बीच में ये डंडे नहीं लगाने, आपने एंड लगाना है कि मतलब दोनों ट्रू हो तो तब इसके अंदर घुसो, एक पे, एक के ट्रू होने पे नहीं घुसना, दोनों के ट्रू होने पे घुसना है। तो अब जब मार्क्स, अब आपने जहन में ये इमेजिन करना है कि जब मैं ऊपर से आया, कर्सर ब्लिंक हुआ, यूज़र ने 85 डाले तो ये वाला चल जाएगा। तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये दोनों तो ट्रू नहीं हो सकते 85 पे, क्योंकि 85 का मतलब ये है कि मार्क्स 65 से बड़े हों और नहीं एंड 79 से छोटे हो। तो 79 से 85 छोटा तो नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, सिर्फ ये चल जाएगा, ए ग्रेड उसको मिल जाएगा। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो कंडीशंस बना रहे हो उस पर अगर आप सिर्फ इफ़ यूज़ कर रहे हो तो आप इफ़ बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने फिर इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एक इफ़ से दूसरा इफ़ मुतासिर ना हो, मतलब हर एक अपने अपने पे इंडिपेंडेंट हो, आपने उसकी कंडीशंस को प्रॉपरली डिफ़ाइन करना है, ठीक है। कि ये 80 के ऊपर चलेगा तो 80 के ऊपर यहाँ पर कोई ओवरलैप ना आ रहा हो कि ये इसको आपने 90 से ऊपर लिखा हो, तो अब 80 से ऊपर ये भी है और 90 से ऊपर ये भी है। अगर 105 आ जाते तो दोनों ट्रू हो जाएंगे, आपने कोशिश करनी है कि एक ट्रू हो एट अ टाइम, ठीक है। तो ये इफ़ ब्लॉक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बी ग्रेड मिल जाएगा, उसके बाद हम एक और कंडीशन बना लेते हैं और वो बना लेते हैं इफ़, ठीक है। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ कि अगर मेरे मार्क्स 50 से 64, ठीक है, तो अगर मेरे मार्क्स जो है वो 50 से बड़े हों और 64 से छोटे हों तो सी ग्रेड मिल जाए। और दोबारा हम इसकी ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये सारी ब्रैकेटें मैं हटा सकता हूँ क्योंकि इफ़ के नीचे सिर्फ एक ही लाइन है, तो बिल्कुल मैं हटा सकता हूँ, लेकिन आप ब्रैकेट्स डालें। अच्छा, अब क्या होगा, अब जब मैं ऊपर से आऊँगा तो अब देखें, मुझे ये बताएं कि एट अ टाइम इन तीन इफ़ में से सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगी ना, क्योंकि आपके मार्क्स या तो 80 से बड़े होंगे या इस रेंज में आ रहे होंगे या इस रेंज में आ रहे होंगे। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो जो इनमें से किसी दो इफ़ की कंडीशन ट्रू कर दे। तो आप, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एक इफ़ भी सीख लें तो आप हमेशा इफ़ यूज़ किया करें बेशक, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सबका पता होना चाहिए कि जो एल्स इफ होता है वो बाकी कंडीशंस को नहीं देखेगा, ठीक है। अगर उनमें से कोई एक ट्रू हो जाती है तो अगली सारी को स्किप कर देगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि ये ट्रू होगी तो अगलों को नहीं देखेगा, ये देखेगा सबको। लेकिन अगर मार्क्स 85 हो जाएँ तो ये बाकियों को बेशक देखता रहे, उनकी तो कंडीशन ही अपनी है, वो तो उसकी कंडीशन तो इसके साथ ओवरलैप ही नहीं हो रही ना। वो तो 65 से 79 के बीच की बात कर रहा है, ये 50 से 64 के बीच की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन में इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसकी कंडीशन में इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही, आपस में अपनी अपनी अलग अलग कंडीशन है। तो एट अ टाइम कोई एक ही ट्रू होगी। अगर मार्क्स 75 आ जाते हैं तो वो इस वाली रेंज में आएंगे, वो इसमें और इसमें नहीं आ सकते। तो आपने अपनी कंडीशंस ऐसे बनानी है कि वो एक दो पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टास्क ज़्यादा है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि आप लोगों को दोबारा थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा दूँ ये कॉन्सेप्ट्स,
तो अब हम ज़रा एक और इफ़ यहाँ लगाते हैं डी ग्रेड के लिए, और इस ब्रैकेट को हम इधर ले आते हैं, और उसके बाद ये वाला इफ़ कब चलना चाहिए, डी वाला 40 से 49 के बीच में, ठीक है। तो अगर मार्क्स 40 से बड़े हों एंड 49, तो ये आपको फ़र्क पता लग जाना चाहिए कि एंड और एंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ और क्यों नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। और एफ़ कब है, 40 से कम नंबरों पे एफ़ है, ठीक है। तो 40 से कम नंबरों पे एफ़ है का मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ एक रेंज है, दो नहीं है। तो जिस तरह मैंने एक यहाँ लगाई थी ग्रेटर देन उसकी, तो अगर 40 को मैंने इस पे इंक्लूड कर दिया तो इसका मतलब ये है कि 39, मुझे इसको देखें देखिए 40 इसमें इंक्लूड है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, मतलब ये वाला तब चलेगा अगर मार्क्स 40 के बराबर हो या 40 से बड़े हों, और 49 से छोटे हों या 49 के बराबर। तो 40 इस वाले में इंक्लूड हो गया, तो इस वाले में 40 को मुझे इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, तो मैं कह देता हूँ मार्क्स लेस देन 40। तो लेस देन 40 का मतलब ये है कि अब 40 सिर्फ इसी में आएगा, इसमें नहीं आएगा। समझ आइए आपको बात की। तो यही जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप ये इसको लेस देन इक्वल्स टू कर देते हो, तो अगर 40 वैल्यू आ गए तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ इफ़ यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ कंडीशंस ऐसी बनानी है कि आपकी जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो। अब देखें इसकी 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 इसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 में क्या क्या आता है, मार्क्स ग्रेटर देन 80 में आता है 80, 81, 82 और आगे चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्क्स 65 से 69, 79 का मतलब ये है कि 65, 66, ठीक है, और 78, 79, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 50, ठीक है, और 51, फिर 63, 64, ठीक है। अभी ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा समझें, 40, 41, और फिर 48, और फिर 49, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 39, 37, 38 और 37 आगे जाए। अब देखें ये जो सारी कंडीशंस है, ये इनमें से कोई किसी की भी वैल्यूज़ ऐसी नहीं है जो दूसरे वाले इफ़ में भी आ रही हूँ। समझ आइए बात की। तो अगर आपने सिर्फ इफ़ यूज़ करने हैं तो फिर आपको अपनी कंडीशंस ऐसी बनानी पड़ेंगी कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें, क्योंकि अगर अगर ये 80 मैं इसमें भी डाल देता 80, तो फिर अगर 80 मार्क्स आ जाते तो ये भी चल जाता, इसकी भी कंडीशन ट्रू हो जाती ना। अगर 80 होते तो मार्क्स ग्रेटर देन 80, और अगर मैं 80 को इसमें भी इंक्लूड कर देता तो फिर क्या होता, फिर इसकी कंडीशन भी चल जाती, तो वो ए ग्रेड भी उसको दे देता और बी ग्रेड भी दे देता। तो आपने अपनी कंडीशंस को ऐसे बनाना है कि उसकी वैल्यूज़ आपस में ना आए, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि आप जो है वो सिर्फ इफ़ से काम चला लें। अगर आपको बाकी चीज़ें एल्स इफ़ नहीं समझ आ रही तो ये देखें सिर्फ इफ़ से एक कोड बिल्कुल चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक सी आउट भी करवा देते हैं कि सी आउट स्टेटमेंट्स आप लोगों ने अपने लिखनी है इसमें, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ। आप साथ मार्क्स मेंशन भी कर सकते हैं कि यूर मार्क्स, ठीक है, आपके मार्क्स कितने आए हैं और ग्रेड कितने आए हैं। तो एफ ग्रेड मैंने तो सिंपल अभी ग्रेड उसको बता दिया, आप जो भी उसके अंदर करना चाहें आप कर सकते हैं। आप साथ डाल सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं कि इस से इसके रेंज में ये, तो जिसका कोड जितना अच्छा होगा मैं उसको उस हिसाब से मार्क्स दूंगा। तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं। अब ज़रा अगर हम इसको रन करें, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं टास्क 1 लैब 3, ठीक है। तो इसको जो हम रन करेंगे तो कह रहा है एंटर मार्क्स। सबसे पहले हम ए ग्रेड के लिए चेक कर लेते हैं, अब सबके लिए चेक भी करना है ना। 85 तो ए ग्रेड, ठीक है। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं, दूसरे की रेंज में हम डाल देते हैं 73, देखें बी ग्रेड, ठीक है। अब हम दोबारा चलाते हैं इसको, 57 सी ग्रेड, ठीक है। सब पे जब वेरीफाई होगा तो फिर आपका प्रोग्राम ठीक होगा। अब हम ज़रा इसको 42 पे चला लेते हैं, डी ग्रेड, ठीक है। और अब हम इसको 38 पे चला देते हैं, एफ ग्रेड, ठीक है।
तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसके ऊपर 2 चलेंगे। अगर मैं 40 कर दूंगा तो सिर्फ ये वाला चलेगा, क्योंकि 40 में ये 40 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा चूँकि आपने एक ही चलानी है तो आप ऐसे भी अपना कोड लिख सकते हो, और अगर आपको एलजिफ वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आप एलजिफ डाल दो, सबके साथ एलजिफ डाल दो। तो फिर जो ऊपर से बारी बारी वो एक एक चेक करेगा, तो आप एलजिफ करके, हाँ आप ये सारे एलजिफ डाल दो। तो अब ऊपर से वो चेक करेगा, अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी वो बाकी सबको नहीं देखेगा। अगर यूज़र 85 एंटर कर देता है तो वो सिर्फ इसको चलाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू होगी ना, वो नीचे देखेगा ही नहीं, वो नीचे नहीं देखेगा, बस वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो चीज़ें लिखी होंगी बस वो प्रिंट होंगी, यहाँ इनके बीच में किसी चीज़, हाँ यहाँ पर अगर मैं चुपके से कहीं लिख दूँ सी आउट हेलो, और मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे बताएं कि अगर यूज़र ने 85 इनपुट किया तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, तो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 85 इनपुट किया तो ये कंडीशन चल जाएगी, ये तो चल जाएगा। अब बाकी सारे एल्स-इफ के ब्लॉक स्किप हो जाएंगे, बाकी सारे एल्स-इफ, लेकिन ये तो एल्स-इफ का हिस्सा नहीं है ना, इसको हम यहाँ नहीं लिखते क्योंकि एल्स-इफ की चेन बीच में टूट जाएगी, इसको हम लेट से यहाँ लिख देते हैं। तो बाकी सारे एल्स-इफ स्किप हो जाएंगे, लेकिन ये एल्स-इफ से बाहर है ना, तो ये हेलो तो प्रिंट होगा। देखें तो इसको चेक कर लेते हैं। यूज़र ने 85 एंटर किए, ए ग्रेड, ठीक है, आगे हेलो भी आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर 85 वाली कंडीशन ट्रू तो बाकी सारे स्किप होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बाकी पूरा कोड ही स्किप हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ होगा वो भी चलेगा, उसके बाद जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो चलता रहेगा रिटर्न 0 तक। तो ये तो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है ना, ये तो एल्जिफ का तो हिस्सा नहीं है, एल्जिफ की ब्रैकेट से बाहर है। तो यहाँ पर पहला टास्क ख़त्म हुआ। आपको अगर एल्जिफ नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप सिर्फ इफ़ से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, और इफ़ की कंडीशन आपने कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। पहला टास्क जब आप कर लेंगे उसके बाद आपने न्यू फाइल बनानी है, और सेम आपने उसका जो ये जो नाम होगा यहाँ पर आपने टास्क 2 कर देना है, लैब 3 कर देना है, और आप जो स्क्रीनशॉट लेंगे देखें, ये आपने कंपाइल एंड रन जब किया, ठीक है, आपने 85 मार्क्स जब किए ये, तो आपने सिंपल ये स्निपिंग टूल अगर आपके पास है तो स्निपिंग टूल से आपने यूँ करके ये देखें, ऊपर मेरा रोल नंबर भी आ रहा है, ये सेकंड्स भी आ रहे हैं, ये रोल नंबर भी आ रहा है। जिसका ये ना हुआ मैं उसको स्ट्रेट 0 दूंगा। ये दो चीज़ें कभी भी, ये पूरी चीज़ कभी भी किसी की सेम नहीं हो सकती। सेम हुई मैं 0 मार्क्स दूंगा, ठीक है, और सेम नहीं क्रॉप्ड हुई तब भी 0 मार्क्स दूंगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में मुझे किसी ने नहीं कहना कि सर मेरे मार्क्स क्यों कट गए। अपना काम कर रहे हो तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आइडेंटिफाई कर लूँगा कि कौन कौन अपना अपना काम करता है। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क में कहता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द इनपुट इज़ एन ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी डायरेक्शन बनाते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। डायरेक्शन ये है कि कहता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द इनपुट इज़ एन ऑड नंबर और इवन नंबर। इससे आपको क्या अंदाज़ा होता है कि आपको कितने, एक इनपुट है ना, एक इनपुट है, और हमने ये चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो वो जो हमारी इनपुट होगी वो यूज़र या तो ऑड नंबर प्रिंट करेगा, इनपुट देगा, या तो इवन नंबर देगा, मतलब 1 2 3 में से कोई गिनती देगा ना। तो वो जाहिर सी बात है वो जो नंबर है वो यूज़र ने मुझे देना है ना, ऑटोमेटिकली हवा में तो नहीं आ जाएगा, वो मुझे यूज़र ने देना है। तो यूज़र आपको नंबर कैसे देता होता है, सबसे पहले आप उसको कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करते हो कि या एंटर एनी नंबर टू चेक वेदर इट्स ऑड और इवन, ठीक है। उसके लिए आपको, अब वो जो नंबर एंटर करेगा उसके लिए मेमोरी भी चाहिए, तो आप इंट की कर लें, क्योंकि आपको वो या तो ऑड देगा या तो इवन। फ्लोट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप हमेशा फ्लोट यूज़ किया करें। तो आप, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट इसके क्लियर हो गए तो फिर आप हमेशा आपको यूज़ किया करें जो यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो चलें हम ज़रा इंट से कर लेते हैं, हम इसको कर देते हैं इंट नम, ठीक है। जो यूज़र मुझे नंबर देगा, मैंने एक मेमोरी के लिए में जगह बना दी कि नम नाम की कोई जगह एक बना दो, क्योंकि यूज़र इसमें वैल्यू एंटर करने लगा है। और मैं उसको कहता हूँ जी एंटर नंबर टू चेक इवन ऑड। आप अपनी स्टेटमेंट लिखें, जो मर्ज़ी लिखना चाहते हैं आप अपनी स्टेटमेंट लिखें।
यहाँ पर यूज़र हमें एक नंबर दे देगा, और नंबर कैसे देगा, उसके लिए कर्सर ब्लिंक करना चाहिए, और कर्सर जब ब्लिंक करेगा तो उसके बाद इस नम में वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, अब जब नम में वैल्यू आ जाएगी तो अब इवन ऑड, अब आपके अब हमने सिर्फ इस नंबर को चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है, और बता देना है कि आपका नंबर इवन था या ऑड था। अब मुझे नंबर तो मिल गया, अब मैंने जहन में अज्यूम करना है कि लेट्स से मुझे यूज़र ने 5 दे दिया, तो इवन ऑड का कैसे पता लग सकता है। देखें, जो इवन, अब आपने यही लॉजिक की बात होती है। अगर आपको पूरी प्रोग्रामिंग आती है, इफ एल्स आता है, सब कुछ आता है, पेपर में आप बैठे हो, आपके माइंड में यही बात नहीं आई कि इवन ऑड कैसे चेक होता है, तो बेशक आपका 4 GPA भी पहले सेमेस्टर में ना हो, आपको इस क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिलेगा स्ट्रेट, क्योंकि आपके जहन में वो लॉजिक नहीं आई। लेकिन अगर एक बंदे का 2.1 GPA है, 1.9 GPA है, उसके जहन में ये बात आ गई, तो उस बंदे के उस पेपर उसमें फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो ये CP इस तरह का कोर्स है कि आप इसमें अगर 2 GPA भी है तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि दिमाग जिसका चलता है वो काम करेगा। तो अब देखें, अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, ठीक है, एनी थिंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास आंसर इसका क्या आएगा, 2.5। ठीक है, 2.5 आंसर आएगा। लेकिन इसका जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ किसी भी ऑड नंबर को, तो रिमाइंडर उसका 1 आएगा। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये मॉडुलस का ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो जब भी अगर आपको इस तरह की कोई इवन ऑड, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आ सकता होता है, पेपर्स में भी हो सकता है, मैं आप दे दूँ मिड टर्म में, कि प्राइम नंबर कैसे चेक होता है। ठीक है, प्राइम नंबर को आप चेक करो, तो आपने ये सारी देखनी है, उनमें भी ये मॉडुलस वगैरह ही यूज़ होगा, इसको भी आप इंटरनेट पे देख लें, हो सकता है मैं यही क्वेश्चन उठा के दे दूँ। तो मॉडुलस आपने सबसे पहले माइंड में ये बात लगानी है कि हो सकता है इसमें मॉडुलस यूज़ हो रहा हो। तो मॉडुलस रिमाइंडर बताता है, और ऑड का रिमाइंडर 1 होगा, और इवन का रिमाइंडर कोई भी इवन नंबर हो, ज़रूरी नहीं है यूज़र 4 ही एंटर करे, कोई भी इवन नंबर हो उसका अगर मैं 2 से मॉडुलस लूँगा तो वो मुझे 0 देगा। ठीक है, रिमाइंडर, वो ब्रैकेट बना के जो हम डिवीजन करते होते हैं, बीच में आप 4 लिखें, बाहर 2 लिखें, तो 2 2s आर 4 और नीचे 0 आ जाएगा ना, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर आप दुनिया जहान का कोई भी इवन नंबर रखेंगे, 10,000 50,000, तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, 2 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और कोई भी ऑर्डर नंबर रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाली कैलकुलेशन करनी होगी यूज़र के नंबर पे। अब ये बात याद रखनी है कि वो कैलकुलेशन आपने 5 पे नहीं करनी, ये तो आपने अपने जहन में एज्यूम किया ना कि अगर आपका यूज़र ऑड नंबर एंटर कर देता है तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी, इवन कर देता है तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ है ये असल में आपके यूज़र का नंबर है, और वो किस में पड़ा है, इस नम में। तो इस नम के ऊपर मैंने कैलकुलेशन करनी है, और इसमें मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो हम एक और यहाँ पर बना लेते हैं मॉडुलस का के नाम से। ठीक है, और हम लिख लेते हैं कि मॉडुलस इज इक्वल्स टू नम मॉडुलस 2। ठीक है, तो इस नम का जो भी यूज़र ने नम दिया, अब ये तो मैं जहन में एज्यूम कर रहा था ना कि यूज़र ने अगर 5 दे दिया तो 1 आ जाएगा, यूज़र ने 10,000 दिया तो 0। तो ये यूज़र ने जो दिया वो ये रहा नम, वो यहाँ आ चुका होगा ना, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। आपने इस 5 के लिए कोड नहीं लिखना। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो जहन में होते हैं वो उनके लिए कर देते हैं। नहीं, यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है। आपने यूज़र से नंबर लिया था, बस अब आप इस नम को ही चलाएं आगे, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो कैलकुलेशन इस पर परफॉर्म हो जाएगी। तो इस मॉडुलस के अंदर 1 आ जाएगा अगर यूज़र ने ऑड पुट किया, और 0 आ जाएगा अगर यूज़र ने इवन किया। तो बस उसके बाद काम आसान है। उसके बाद आपने 2 सी आउट्स करने, एक सी आउट आपने करना है योर नंबर, कोई भी आप इनपुट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इज़ इवन। ठीक है, और अगला आप कर दें सी आउट योर नंबर इज़ ऑड। अब यहाँ पर असल बात है, देखें दोबारा, अब इस कोड में क्यों इफ एल्स की ज़रूरत पड़ रही है। कोई कहे कि भाई क्यों क्यों वजह क्या है, तो वजह यही है कि अगर मैं यहाँ इफ एल्स नहीं लगाता, इफ़ नहीं लगाता, तो क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट्स चल जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक सारे ने चलना है ना। यही तो हमने सीखा है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा होगा वो सारा चल जाएगा, इफ़ तो नहीं लगा हुआ यहाँ।
तो वो बोलेगा कि आपका नंबर इवन भी है, आपका नंबर ऑड भी है, दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये वाला कब चलना चाहिए, ये सी आउट कब चलना चाहिए, ये तब चलना चाहिए जब इस मॉडुलस के अंदर जो अभी हमने अपने जहन में कैलकुलेशन की थी कि अगर यूज़र ने ऑड पुट किया हुआ हो तो मेरा मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर यूज़र ने इवन पुट किया हो तो मेरा मॉडुलस क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी में तो मैं ये नम की कैलकुलेशन, ये जो 1 0 ये इस मॉडुलस में आएगा ना, तो ये कब चलना चाहिए, ये इवन, ये तब चलना चाहिए जब इस मॉडुलस में 0 हो। तो मैं कंडीशन इफ़ में क्या डालूँगा, इफ़ मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू। अब डबल इक्वल्स टू मैंने आपको बोला था ये कंपैरिजन, ये कंपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। ये होता है कि यहाँ पर डबल इक्वल्स के इस साइड पे जो चीज़ लिखी और इस साइड पे जो हो, इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए। तो मैंने ये देखा कि मॉडुलस 0 के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ये जो ब्रैकेट है ये चला दो, और इस ब्रैकेट में ये एक स्टेटमेंट ही चलाना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं चलाना चाहता, ठीक है। तो ये वाली ब्रैकेट अगर तो मॉडुलस 0 के बराबर हुआ तो ये ब्रैकेट चल जाएगी, ना बराबर हुआ तो ये स्किप होके यहाँ आ जाएगी। तो उसके बाद ये चलनी चाहिए ना। अगर अब कोई कहे कि यहाँ इफ़ ना लगाएं आप, तो इफ़ नहीं लगाऊंगा तो फिर वो तो हमेशा ये वाली चलाएगा। लेकिन हम इसको हमेशा नहीं चलाना चाहते, हम इसको तब चलाना चाहते हैं जब मॉडुलस इक्वल्स टू 1 हो। तो आप लिख दें इफ़, अब ये देखें मैं आपको हर कोड सिर्फ इफ़ से करके दिखाऊंगा मॉडुलस। तो अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं क्लियर हो रही तो आप सिर्फ इफ़ सीख लें, एटलीस्ट कुछ तो आप लोगों को आए ना पेपर में। अगर खुद कोड लिखने को कह दें तो वो तो आप कर सको, अगर दूसरे का कोड लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा तो एटलीस्ट खुद तो कोड लिख सको ना। तो अब क्या होगा देखें, अब यहाँ पर हम ख़त्म कर देते हैं प्रोग्राम। अब क्या होगा, यूज़र ने जो भी इनपुट दी होगी उसका मॉडुलस कैलकुलेट होगा। मॉडुलस या 1 आएगा या 0 आएगा, इस तरह। इवन ऑड हुआ तो 1 आ जाएगा, इवन हुआ तो 0 आ जाएगा, जो भी इनपुट करेगा। अगर मॉडुलस 0 हुआ तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। अब वो स्किप वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ इफ़ यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं तो एल्स इफ यूज़ ही नहीं कर रहा ना, एल्स यूज़ कर रहा हूँ। तो स्किप वाली बात ख़त्म, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होगी अगर तो 0 आ गया तो ये चल जाएगा, अगर मॉडुलस में 1 हुआ तो ये चल जाएगा, बस, ठीक है। अब मॉडुलस में 0 या 1 एक होगा ना, कोई एक होगा, या ये होगा या ये होगा, तो या ये चलेगा या ये चलेगा। तो आप इस एक को इफ़ कर दो और अगले में ये कंडीशन डालने के बजाय, ये ठीक है कोड। पहले तो मैं आपको सिर्फ इफ़ से करवा दूँ कि आप लोगों को अगर बाकी एल्स इफ़ की स्टोरी नहीं समझ आ रही तो एटलीस्ट आपको ये तो समझ आए ना। चले हम इसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। हम पुट कर देते हैं 53, तो योर नंबर इज़ ऑड, ठीक है। उसके बाद हम इसको पुट कर देते हैं 40, योर नंबर इज़ इवन, ठीक है। एक ही चला ना, कोई एक चल गया और रिटर्न 0 पे आ गया। अब मैं यही आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई एक चलना चाहिए। तो अब जिन जिन को इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो देखें, आप इसको एल्स कर दें, ठीक। तो अगर ये ना चला तो ये चल जाएगा, अगर ये चल गया तो ये स्किप हो जाएगा, सिंपल। एल्स में फिर कंडीशन नहीं होती। अगर 2-3 और कंडीशंस होती तो फिर मैं एल्स इफ भी लिख देता, जैसे हमने पहले कोड में किया था कि नंबर ग्रेटर दैन 0 हो, लेस दैन 0 या इक्वल्स टू 0, कंडीशन ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैं सिर्फ एल्स एल्स बार बार नहीं डाल सकता, एक इफ़ के नीचे एक एल्स होता है। अगर ज़्यादा एल्स आपने डालने हैं तो फिर आप एल्स इफ़ डाल दें। तो अब सिर्फ 2 ही कंडीशन है, तो एक को इफ़ कर दिया, एक को एल्स कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने बस समझाने के लिए कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी चलाओगे तो बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो अगर आपको एल्स की स्टोरी नहीं समझ आ रही तो आप फिर इस चक्कर में ना पड़ें, आप सिर्फ इफ़ सीख लें, ठीक है। सिर्फ इफ़ सीख लें, देखें दोनों बिल्कुल ठीक चलेंगे ये, ठीक है। तो ये भी चल जाएगा और ये वाला ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आप सिर्फ इफ़ सीख लें, अगर आपको बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा आप सिर्फ इफ़ सीख लें। और जिनको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, वो लाजमी इसको सीखें कि एल्स आ जाता है या एल्स इफ कहीं भी आ जाता है तो अगर ऊपर वाली चल गई तो बाकी सारी स्किप, बस, ठीक हो गया। ये यहाँ पर 2 टास्क पूरे हो गए। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कहता है जी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द 4 नंबर्स इनपुट बाय द यूज़र, ठीक है। यूज़र से आपने 4 नंबर, सबसे पहले तो बात ये देखें कि वो क्या कह रहा है कि यूज़र से आपने 4 नंबर्स लेने हैं। तो 4 नंबर्स अगर आपने लेने हैं और उसके बाद उसका स्मॉलेस्ट फाइंड करना है
तो 4 नंबर के लिए आपको 4 जगहों की मेमोरी चाहिए, ठीक है। यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है, आप फ्लोट ले लें, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर लिखने के बजाय यहीं लिख लेते हैं, फ्लोट num1, ठीक है, num2, num3, num4, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है ये सारी कन्वेंशन सब ने फॉलो करनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि देखें रिपोर्ट मेरे लिए तो ये बड़ा टफ टास्क है ना, क्योंकि उस हर बंदे ने 40 रिपोर्ट जमा करवानी है, हर बंदे ने 60 टास्क किए होंगे, जिसने नहीं भी कुछ किया उसने भी किसी से मांग के सबमिट, तो मैं सबको 10-10 दे दूँ, तो फिर जिसने ये मेहनत की होगी और इन चीज़ों का ख्याल रखा होगा, फिर मैं सिर्फ उसी को फुल मार्क्स दूंगा, बाकियों के मार्क्स कटेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन लेक्चर में शायद किसी को बोल भी दिया था कि आप इसको यूज़ कर ले, नहीं, आपने प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप अपने टास्क खुद कर रहे होगे, मुझे पता है कि आप खुद कर रहे होगे, लेकिन मसला ये है कि जो आपसे चीटिंग कर रहा है मैं उसके किस बेस पे मार्क्स काटूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जिसने की होगी, जिसने क्वालिटी अपना काम किया होगा, उसने ये सारी चीज़ें फॉलो की होंगी, इसको फॉलो करना है आपने, कमेंट्स भी डालने हैं, सब कुछ करना है। अच्छा, अब ये आपने 4 नंबर ले लिए यूज़र से, अब देखें, अब थोड़ा सा आपने सोचना है, 4 नंबर जब आपने यूज़र से ले लिए, आपने पहले तो ये चेक करना है कुछ भी प्रिंट, अच्छा, अभी आपने जो यूज़र से नंबर नहीं लिया, अभी आपने सिर्फ मेमोरी अपने कोड में इनको दी है। अब यूज़र से आपने नंबर लेने हैं, तो आप क्या कहो, आप कहो जी सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे करके इसको कर दो, उसके बाद आप कह दो एंटर सेकंड नंबर। अच्छा, यहाँ पर आप न्यू किया और फर्स्ट नंबर के बाद आपने सी इन भी तो करवाना है, कर्सर ब्लिंक होना चाहिए, तो कर्सर ब्लिंक हो के आप num1 में वैल्यू दे दो, उसके बाद सी इन num2 में वैल्यू ले लो, फिर सी इन num3 में वैल्यू ले लो, ठीक है, और फिर सी इन num4 में वैल्यू ले, ठीक है। तो पहले ये लाइन चलेगी, कर्सर ब्लिंक होगा num1, फिर ये लाइन चलेगी सेकंड नंबर के लिए, कर्सर ब्लिंक होगा num2 में वैल्यू आ जाएगी, फिर ये लाइन चलेगी थर्ड नंबर के लिए, कर्सर ब्लिंक होगा और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, फिर ये लाइन चलेगी फोर्थ के लिए और कर्सर ब्लिंक होगा। अब आप ये 4 लाइनों में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एक में भी लिख सकते थे कि एंटर 4 नंबर्स, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, इस जगह पे क्या होगा कि इस num1 num2 num3 num4 में कोई 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, बस कोई भी 4 वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो आ जाएंगी। लेट्स से हम यहाँ लिख देते हैं यूज़र ने एंटर किया 5 3 0 2, ठीक है, कोई भी 4 वैल्यूज़ वो एंटर कर देगा, वो यहाँ पर आ जाएंगी। इसका एक और तरीका नंबर वैल्यूज़ लेने का, क्योंकि एक ही सेम टाइप की एक ही यूज़र ने बस 4 वैल्यूज़ एंटर करनी है जिसमें आपने लोएस्ट बताना है, तो ये बार बार लिखने के बजाय आप क्या करो, आप यूँ भी कर सकते हो एंटर, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा ना 500 होंगी, तो आप 500 बार क्या लिखोगे, आप लिख दो एंटर 4 नंबर्स, ठीक है, 4 नंबर्स लिखो, और कर्सर एक बार नहीं ब्लिंक करना चाहिए, पहली बार जो ब्लिंक करे वो num1 के लिए करे, दूसरी बार जो करे वो num2 के लिए करे। हमने हमेशा दूसरी वाले तरीके से मैंने आपको सिखाया, तो मैं ये चाह रहा था कि इस बार आपको ये भी सिखा दूँ। और तो 4 बार कर्सर ब्लिंक होगा, जो पहली बार ब्लिंक होगा वो वैल्यू num1 में जाएगी, फिर num2 में जाएगी, num3 में जाएगी, num4 में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज़, तो ये एक दूसरा तरीका 2 लाइनों में हो गया, वो 8 लाइनों में हो रहा था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर यूज़र ने, हमने मिसाल ले ली कि ये वैल्यूज़ एंटर कर दी, ठीक है। तो देखें, अब स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा है, ये है। अच्छा, ये आपने एज्यूम अभी किया है कि ये 5 num1 में पड़ा है, 3 num2 में पड़ा है, 0 num3 में पड़ा है, 2 num4 में पड़ा है, ठीक है। ये मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आपने जहन में ये सोचा, ये जो पहला वाला num1 है, अगर मैंने देखना है कि ये जो num1 होगा ये बाकी 3 से छोटा हो, अगर मैंने ये देखना है कि ये num1 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा होने से मुराद ये है कि ये इससे भी छोटा हो, इससे भी छोटा हो, इससे भी छोटा हो, किसी एक से नहीं, इन तीनों से अगर ये छोटा हुआ तो num1 छोटा होगा।
ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो ग्रेड वाले कोड में आपने ऐसी कोई चीज़ें नहीं पढ़ी, ऐसी चीज़ें पढ़ी है ना। तो आप सिंपल क्या लिखें, आप लिखें कि अच्छा आप लिखें अब इसका मतलब ये है कि अगर वाली बात आ गई है ना। अब देखें, या तो सी आउट पे नम वन होगा कि नम वन छोटा है। अब आपकी जो आउटपुट होगी, मैंने आपको बताया कि 5302, लेट्स से यूज़र ने 4 वैल्यूज़ दे दी, तो आपने आउटपुट पे या तो बताना है कि 5 मिनिमम नंबर है, या ठीक है, या पहले वाला छोटा होगा। मतलब इन 4 में से कोई एक आपने आउटपुट पे डिस्प्ले करना है, कोई एक डिस्प्ले करना है ना। तो अगर की बात आ गई कि अगर ये नम वन इन तीनों से छोटा हुआ तो नम वन सबसे छोटा होगा। अगर ये नम टू इस नम वन नम थ्री नम फोर से छोटा हुआ तो नम टू सबसे छोटा होगा। नम थ्री बाकी तीनों से छोटा हुआ तो नम थ्री सबसे। तो अगर की बातें आ रही है ना, तो जब अगर की आ गई तो इसका मतलब मुझे इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एल्स इफ़ नहीं आता, तो आप सिर्फ इफ़ से ये भी कर सकते हो। देखें, आप पहले लिखें इफ़, उसके बाद आप लिखें कि नम वन अगर छोटा है, और हम इक्वल भी लिख देते हैं, लेस देन है और इक्वल भी है नम टू के। एक तो ये कंडीशन हो गई कि नम वन जो है वो नम टू से छोटा हो, लेकिन सिर्फ ये नहीं, नम वन के छोटा होने, सबसे छोटा होने के लिए इस नम वन को नम टू से भी छोटा होना पड़ेगा, नम थ्री से भी छोटा होना पड़ेगा, नम फोर से भी छोटा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि दो और कंडीशंस हैं। तो जब दो और कंडीशंस हैं तो बीच में एंड आना चाहिए, और आना चाहिए। और का मतलब है कि कोई एक भी हो तो ठीक है, लेकिन किसी एक से यहाँ गुजारा नहीं है। इधर इधर स्ट्रिक्टली ये है कि नम वन छोटा तब होगा अगर वो इन तीनों से छोटा हो, तीनों से छोटा हो, मतलब इसके बीच में एंड आना चाहिए, एंड आना चाहिए। और नम वन छोटा हो या बराबर हो नम टू के, सॉरी नम थ्री के, ठीक है। और फिर आप एंड डालो और फिर कहो कि नम वन छोटा हो या बराबर हो नम थ्री के। तो ये कंडीशन आप देखें, ये कंडीशन का क्या मतलब है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि नम वन छोटा हो या बराबर हो नम टू के, ठीक है। नम वन छोटा हो बराबर या बराबर हो नम थ्री के, नम वन छोटा हो या बराबर हो नम फोर के, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि अगर नम वन नम टू से भी छोटा हुआ, नम थ्री से भी छोटा हुआ, नम फोर से भी छोटा हुआ, तो ये पूरी लाइन क्या जनरेट करेगी, ये ट्रू जनरेट करेगा कि सच हो गया। अब ये नम वन सबसे छोटा ही है, ठीक है। और एंड का मकसद ये था कि ये वाली स्टेटमेंट, ये तीनों के ट्रू होने पे आप इसको ट्रू कंसिडर करो, वरना ये फॉल्स हो जाएगी। अगर बीच में मैं और डाल देता तो कोई एक भी अगर इनसे छोटा होता तो वो कहता नम वन सबसे छोटा है। नहीं, नम वन सबसे छोटा तब है अगर वो नम टू नम थ्री नम फोर तीनों से छोटा है, तब वो सबसे छोटा होगा। तो इसीलिए मैंने एंड डाला है। एंड तब डलेगा जब हमने सब की, मैंने बताया था कि सब, अगर हमने सब को देखना है कि सारे उस कंडीशन पे आए, तो तब हमने बीच में एंड। और अगर हम कहें कि किसी एक से भी गुजारा चल जाएगा तो आप वो दो डंडियाँ डाल दें और वाली, ठीक है। तो अगर तो ऐसे ऐसा ऐसा हुआ तो इसका ये मतलब है ओके सॉरी, थोड़ी सी हैंड्स फ्री का इशू हो गया था। अच्छा, अगर ये नम वन नम टू से भी छोटा है, नम थ्री से भी छोटा है, नम फोर से भी छोटा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि नम वन सबसे छोटा है। तो हम क्या कहेंगे, सी आउट स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, नम वन है ना, जो भी नम वन में हुआ। अभी मुझे नंबर का नहीं पता कि नंबर क्या है, ठीक है। तो अभी मुझे नंबर्स का नहीं पता कि नंबर्स क्या है, लेकिन जो भी नंबर हुआ हम कहेंगे कि वो मेरा स्मॉलेस्ट है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम अगली कंडीशन क्या होगी, अगली कंडीशन ये होगी कि इसी को हम दोबारा लिखते हैं लेकिन नम टू के लिए, ठीक है। कि अगर मेरा नम टू नम वन से छोटा हुआ, नम टू नम
3 से छोटा हुआ और num 4 से छोटा हुआ, तो स्मॉलेस्ट नंबर फिर क्या होगा, फिर तो num 2 होगा ना। अब मैं num 2 को बारी बारी तीनों के साथ देख रहा हूँ, num 2 num 1 से छोटा हो, num 2 num 3 से छोटा हो, num 2 num 4 से छोटा हो, तो num 2 सबसे छोटा होगा, ऐसा ही है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ num 2, ठीक है। और ये ब्रैकेट मैंने डालना भूल गया हूँ। अब ये मैं वही बात बता रहा हूँ कि ज़रूरत यहाँ नहीं है ब्रैकेट की, क्योंकि एक ही लाइन है, इस इफ़ के अंदर एक ही लाइन है, लेकिन आप खैर स्टिल डाल लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हुआ करे, ठीक है। ऐसे आ गया। अब अगली कंडीशन क्या होगी, इसी का कॉपी लेकिन num 3 के लिए। num 3 भी तो सबसे छोटा हो सकता है ना, एक पे आके आपने बस नहीं कर देना कि बस num 1 के लिए लिख दिया तो बहुत है। num 2 भी तो सबसे छोटा हो सकता है जो दूसरे नंबर पे यूज़र एंटर करेगा। num 3 भी तो सबसे छोटा हो सकता है जो तीसरे नंबर पे यूज़र एंटर करेगा। तो अब आपने तीसरे वाले के लिए भी लिखना है कि num 3 num 1 से भी छोटा हो, num 3 num 2 से भी छोटा हो, और num 3 num 4 से भी छोटा हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये आपने 4 नंबर्स के लिए करना है, 3 के लिए नहीं करना। मुझे लगा था कि बहुत मुश्किल कोई कोड हो जाएगा, जब मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे पता लगा कि तो इजी से ही काम है। अच्छा, मैंने शायद लैब के दौरान बोल दिया था कि आप 3 नंबर्स के लिए कर लें, तो आप 4 के लिए ही इसको करें, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना ज़रूरी है। अब num 4 num 1 से भी छोटा हो, num 4 num 2 से भी छोटा हो, num 4 num 3 से भी छोटा हो, तो हम कहेंगे कि num 4 सबसे छोटा है। इधर भी हम num 3 लिख कर देते हैं, ठीक है। अब हम ज़रा अपने कोड को ऊपर से आके देखते हैं। इफ़, ये इफ़ कब चलेगा, जब num 1 बाकी तीनों से छोटा हो। तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा कि num 1 सबसे छोटा है। ये इफ़ कब चलेगा, ये इफ़ तब चलेगा जब num 2 बाकी तीनों से छोटा हो, तो हम कहेंगे कि num 2 सबसे छोटा है। ये इफ़ कब चलेगा, ये इफ़ सिर्फ तब चलेगा जब num 3 बाकी तीनों से छोटा हो, और ये कब चलेगा, जब num 4 बाकी तीनों से छोटा हो, तब चल जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर आके हमारा कोड ये वाला ख़त्म हुआ, सिंपल, ठीक है। अब एल्स इफ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एट अ टाइम या तो num 1 सबसे छोटा हो गया, num 2 सबसे छोटा हो गया, num 3 सबसे छोटा हो गया, 4। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दो नंबर सबसे छोटे हों। तो दो नंबर तो छोटे नहीं हो सकते, दो भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एल्स इफ की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे पड़ सकती है कि दो नंबर जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं, ठीक है, मतलब दो बराबर नंबर वैल्यूज़ हो जाएं। तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंटर 4 नंबर्स। अब देखें 4 नंबर्स, इसका मतलब कर्सर 4 बार ब्लिंक करेगा। मैं पहले 5 ही दे देता हूँ, फिर मैं 3 दे देता हूँ, फिर मैं 2 दे देता हूँ, और फिर मैं 0 दे देता हूँ। तो कहता है स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 0। अब हम एक बार दोबारा इसको करते हैं, बीच में कोई छोटा नंबर हम बीच में डालने की कोशिश करते हैं। हम देते हैं 180, उसके बाद हम देते हैं 30, फिर हम दे देते हैं 50, फिर हम दे देते हैं 90। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 30, ठीक है, 30 सबसे छोटा है। अब हम ज़रा दो दो नंबर ज़रा स्मॉलेस्ट दे के देखते हैं, ठीक है। 44, 2, फिर 2 दे देते हैं, फिर 5। देखें 2 बार चल गया है। क्यों, क्यों 2 बार चला है, क्योंकि दो स्मॉलेस्ट थे। ये फ़र्क है एल्स इफ़ में। आपका काम अभी भी इफ़ से हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं, आप इसको लेस देन कर दें, ठीक है। लेकिन ये अब देखें, आप चाहते हैं कि इनमें से कोई एक कंडीशन चले, दो ना चले। ये दो क्यों चले, आपको इस बात की समझ आई है कि ये दो क्यों चले। क्योंकि देखें, हमने 4 कंडीशंस बनाई थी कि num 1 बाकी तीनों से छोटा हो। तो num 1 बाकी तीनों से छोटा तो नहीं है ना। फिर हमने कंडीशन बनाई थी कि num 2 बाकी तीनों से छोटा हो। तो वो वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, ट्रू होगी ना। ये वाली कंडीशन num 2 बाकी तीनों से छोटा हो, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये वाला चल गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2। लेकिन बाकी स्किप नहीं हुए, क्योंकि इफ़ में मैंने लिखे सारे। फिर ये भी तो सबसे छोटा है ना, फिर हमने इसको सबके साथ देखा, तो इसकी कंडीशन भी ट्रू होगी ना, तो ये भी चल गया। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है इफ़ और एल्स इफ़ में। तो स्टिल आप इफ़ में से कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो फिर आप सिर्फ इफ़ से कर लें। लेकिन अगर आप समझदार हैं, काबिल हैं, और यहाँ तक अभी इतना समझाने के बाद आप लोगों को इफ़ एल्स इफ़ समझ आ गई है, तो फिर आप
जो है वो इसको एल्स-इफ ही यूज़ करें, क्योंकि आप चाहते हैं इनमें से कोई एक यूज़ चले। तो अब जब मैं इसको एल्स-इफ कर दूंगा तो फिर अगर ऊपर से कोई एक भी चल गई तो बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। अगर num1 सबसे छोटा ना हुआ तो फिर वो यहाँ आ जाएगा, देखेगा num2 सबसे छोटा है या नहीं। num2 सबसे छोटा ना हुआ तो फिर यहाँ आएगा, num3 सबसे छोटा ना हुआ तो फिर यहाँ आएगा। समझ आइए बात की। और जहाँ पर भी कोई एक भी ट्रू हो गया तो बाकी सारों को वो देखेगा ही नहीं। अब देखें, अब इसी के लिए मैं दोबारा चलाऊंगा इसको, तो अब सिर्फ एक ही चलेगी। देखिए 5 2 2 4, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2। तो ये फ़र्क है एल्स इफ में। क्यों इसने क्यों किया, इसने जब ये वाला देखा और इस वाले की कंडीशन ट्रू होगी, इसने इसको देखा ही नहीं। हालांकि इसकी कंडीशन भी ट्रू हो रही थी, इसने इसको नहीं देखा। ठीक है, इसने जब ये वाला ट्रू हो गया तो इसने यहाँ से आगे स्किप होके ये सारे एल्स इफ स्किप कर दिए और यहाँ आ गया, इधर आ गया, बाकी सारे एल्स इफ स्किप कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर यही इफ़ के साथ आया होता पेपर में और आपसे कहा होता कि आउटपुट आप बताएं, तो आप लोग गलत कर देते। तो ये वाला कोड भी हो गया, एल्स इफ के साथ आप इसको करें। नेक्स्ट जो कोड है वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मंथली टेलीफोन बिल्स एज पर द फॉलोइंग रूल। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा हम कैंसिल करते हैं। मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग भी चल रही है या, चले शुक्र है चल रही है। 55 मिनट्स, स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मंथली टेलीफोन बिल्स एज पर फॉलोइंग रूल। कहता है कि मिनिमम 200 फॉर अप टू 70 कॉल्स। ठीक है, जब आपने टेलीफोन का बिल बताना है तो टेलीफोन का बिल किस बेस पे निकलता है, जितनी आप कॉल्स करते हो आपका उतना बिल आता है। अगर आप कॉल ज़्यादा करोगे आपका बिल ज़्यादा आएगा, आप कॉल्स कम करोगे आपका बिल कम आएगा। तो वो कहता है कि अगर आपने 70 तक कॉल्स की होंगी तो आपका बिल कितना आएगा, 200। मतलब 60 कॉल किए तब भी 200 बिल है, 70 है तो तब भी 200 है, 50 है तब भी 200 है, 5 है तब भी 200 है। ठीक है, तो 70 कॉल्स तक आपका बिल कितना है, 200 है। तो यूज़र से आपने क्या लेना है, यूज़र से आपने सिर्फ कॉल लेना है और एंड पे आपने उसको क्या बता देना है, उसका बिल कितना है। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि अगर मेरा कॉल 70 से कम हो तो बिल मेरा कितना हो, 200। तो ये तो पहली कंडीशन है। और यूज़र से आपने कॉल्स लेनी है तो कॉल्स पॉइंट में नहीं हो सकती, तो आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन एज अ प्रोग्रामर, एज अ अक्लमंदी और एज अ कॉमन सेंस तो आप इंट यूज़ करें। ठीक है, इंट कॉल्स। अब यूज़र से आपने कॉल्स लेना है, सी आउट, ठीक है, एंटर कॉल्स। आप मुझे बताएं कि मतलब कॉल्स कितनी आपने की है। ठीक है, और आप उससे ले लें सी इन कॉल्स, वो आपको यहाँ पर कॉल्स दे देगा। अब जो भी कॉल्स में आएगा अब आपने उसके ऊपर कंडीशंस लगानी। अब बिल कोई एक होगा ना, अब बिल निकालने की उस कंडीशंस है काफ़ी। अगर कॉल 70 से कम हो तो ये बिल हो, अगर इससे ज़्यादा हो तो ये हो। तो अगर वगर वाली बात आ गई तो दोबारा इफ एल्स आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर वाली बात आ गई है। ठीक है, तो जब अगर वाली बात आ गई है तो 70 से कम कॉल्स पे 200 बिल है, तो हम सिंपल लगा देते हैं एक पहला वाला इफ़ के इफ़ कॉल्स लेस देन 70। ठीक है, इक्वल्स भी डाल देते हैं इसके, ताकि 70 तक को इंक्लूड कर ले। ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट एंड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने सी आउट क्या करना है, योर बिल, योर बिल। अच्छा, बिल बिल को हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, क्योंकि ये बिल चेंज होगा आगे जाके। तो अच्छा, बिल को हमने ये कर दिया। ठीक है, अच्छा एक तो आप ऐसा करें कि इफ़ अगर कॉल्स ही कोई ना हो, कोई भी कॉल ना हो, अगर कॉल ज़ीरो के बराबर हो, ठीक है, तो बिल कितना होना चाहिए, हम बिल को स्टार्टिंग में एक वैल्यू दे देते हैं ज़ीरो की। ठीक है, अब देखें बिल ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा ना, मुझे पता है कि बिल ने स्टार्ट ही ज़ीरो से होना है, तो मैंने उसको ज़ीरो की वैल्यू दे दी। ठीक है, और अगर कॉल्स हुई ही ज़ीरो है, कोई कॉल्स ही नहीं हुई,
तो मैं सी आउट वही एज इट इज़ कर दूंगा, ठीक है। सी आउट यूर बिल, बिल कितना होगा इसका, जो इस बिल में पड़ा हुआ, और इस बिल में अभी क्या पड़ा हुआ है, इस बिल में अभी बिल ही पड़ा हुआ है, ज़ीरो। ये बिल में लिख दूंगा तो ये ज़ीरो इधर आ जाएगा, यूर बिल ज़ीरो, आपका बिल ही कोई नहीं आया क्योंकि आपने क्या किया है, कॉल से कोई नहीं की। समझ आइए आपको बात की। तो अच्छा, योर प्रोग्राम में मिनिमम ₹200 फॉर अप टू 70 कॉल्स, ठीक है। अच्छा, वैसे ये वाली कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने PTCL लगाया हो ना, ये बात मेंशन है क्वेश्चन में। दूसरा ये है कि अगर आपने PTCL लगाया हो और अगर आप कॉल करो ना करो तो बिल तो आपका आता है, सही है। लेकिन अगर आप कॉल ज़्यादा कर रहे हो तो उसकी कंडीशंस दी हुई है। तो आप ये कंडीशन डाल भी सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे जहन में आया तो मैंने डाल दी। आपके जहन में भी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जब आप कर रहे हो। तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और आप कहें नहीं, बिल ने स्टार्ट तो 200 से ही होना है, तो हम वो वाली लाइन रिमूव करके 200 कर देते हैं, और अगर 70 से कम हो वो जितना मर्जी हो, ठीक है। बीच में माइनस भी आ जाएंगे, लेकिन आपको पता है यूज़र ने माइनस में नहीं एंटर करना, तो आप बस कॉल्स लेस देन 70 कर दें। तो 30 भी वो एंटर करेगा तो आपने उसको क्या बताना है कि आपका बिल क्या है, बिल। अब ये वाला इफ़ कब चलेगा, ये देखें, यहाँ से जब हम आए हमने कहा इंट कॉल्स, हमने उससे कॉल्स मांगी कि आप कॉल्स मुझे बताएं कितनी की है, ठीक है। हमने कॉल्स ली और हमने कॉल्स के ऊपर चेक लगाया कि कॉल्स अगर 70 से कम है तो यूर बिल क्या हो जाए, बिल। और बिल में क्या पड़ा है, 200। तो अब 70 से कम जितनी भी कॉल्स होंगी उन सब के लिए ये इफ़ चलेगा, बाकियों के नहीं चलेगा। तो बाकियों के लिए क्या होना चाहिए, 70 से ज़्यादा के लिए भी तो कोई कंडीशन बनानी है ना। तो 70 से ज़्यादा की जो कंडीशन है वो ये बोलता है कि प्लस ₹60 पर कॉल फॉर नेक्स्ट 40 कॉल्स। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर आप 80 कॉल्स करते हो, 80, अगर आप 80 कॉल्स करते हो तो आपने 70 से 10 ज़्यादा कॉल्स की है, तो हर कॉल के हिसाब से आपको ये 0.6 चार्ज हो, मतलब 0.6 0.6 0.6 0.6 10 बार वो आपके इस 200 में ऐड हो जाए, ठीक है। अब देखें बिल में क्या पड़ा हुआ है, बिल में 200 पड़ा हुआ है, तो बिल के अंदर क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, इस इफ़ में नहीं। अगर मेरा कॉल्स क्या हो, देखें, अब जो मैं फार्मूला लिखूंगा ना, जो मैं कंडीशन बना रहा हूँ वो किसके लिए है, वो ये है कि अगर बिल अप टू 40 कॉल्स, इसका मतलब ये है कि 70, पहली जो 70 कॉल्स हैं उनके लिए तो पहला इफ़ चल जाएगा। जो दूसरा इफ़ है वो कब चलना चाहिए, वो तब चलना चाहिए जब मेरी कॉल 70 से ज़्यादा हो, कॉल्स मेरी 70 से ज़्यादा हो, और 110 नेक्स्ट 40 कॉल्स ना, और 110, 70 और 40 110 होता ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इफ़ कॉल्स, अब मैं सिर्फ इफ़ से आपको सारे कोड करके दिखा रहा हूँ कि सिर्फ इफ़ से भी हो सकते हैं। तो अगर कॉल्स ग्रेटर देन 70, अब लेस देन इक्वल्स टू, इसमें एडिड है 70, इसमें ऐड कर दिया तो इसमें से आप 70 निकाल दें, क्योंकि इक्वल टू नहीं डालूंगा तो अब 70 इसमें नहीं इंक्लूड होगा, 71 से आगे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। तो कॉल्स अगर 70 से बड़ा हो, अगर आप सिर्फ ये लिख दो तो अब वो 150 कॉलर के लिए भी ये वाला सी आउट चलाएगा जो मैं अभी लिखूंगा। लेकिन आपने कहाँ तक लगाना है ये वाला सी आउट, कहाँ तक ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला है अप टू 40 फॉर नेक्स्ट 40 कॉल्स, मतलब 70 के बाद जो 40 हैं वो 110 हो गए। तो आपने कॉल्स ग्रेटर देन 70 एंड क्यों, कॉल्स लेस देन 110, ठीक है। अब ये एंड क्यों बीच में लगाया है, क्योंकि 150 भी तो कॉल्स से बड़ा है ना, तो वो 150 के ऊपर भी ये चला देगा। तो 150 के लिए तो अलग फार्मूला है, बाकी कॉल्स के लिए तो उससे नेक्स्ट के लिए तो अलग फार्मूला है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है 0.6 वाला रूल्स है, ये सिर्फ 70 से 110 के बीच में है। तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन एंड की डाली है कि ये दोनों स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। अगर मेरी कॉल्स 80 हुई, 70 और 110 के बीच में हुई, मतलब दोनों कंडीशन लाजमी ट्रू होनी चाहिए। कॉल 70 से भी बड़ा हो और 110 से भी छोटा हो, कोई एक नहीं, दोनों, तभी एंड बीच में डाला है, ठीक है। तो क्या हो,
तो जो हमारा बिल होगा, अब बिल में 200 तो पहले से पड़ा हुआ है ना, तो बिल में और क्या ऐड होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये पता करवाना होगा कि मेरी मेरी जो कॉल्स होंगी, अगर मेरी कॉल्स 80 आ जाती हैं तो सबसे पहले मैंने ये मालूम करना है कि मेरी एडिशनल कॉल्स कितनी आई हैं। ठीक है, एडिशनल कॉल्स मेरी कितनी आई हैं। अब मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि लेट्स से मेरी कॉल्स आई हैं 80, तो आप मुझे ये बताएं 70 के लिए तो 200 था ना, 70 के लिए तो 200 था, लेकिन कॉल्स कितनी है 80, तो 10 ज़्यादा आई है ना। तो ये 10 कैसे निकला है? ये 10 निकला है 80 माइनस 70, ऐसे निकला है ना। ये 10 80 माइनस 70, और 80 क्या था? 80 मुझे यूज़र ने दिया था, तो तब 10 निकला ना। तो अगर यूज़र मुझे 90 दे देता है तो फिर ये 10, फिर 10 नहीं निकलेगा, फिर क्या निकलेगा? 90 माइनस 70, ऐसे ही होगा ना। तो माइनस 70, तो जितनी भी कॉल्स मुझे यूज़र देता है उसको मैं माइनस कर रहा हूँ किससे? 70 से। तो मुझे पता लग रहा है कि मैंने कितनी एडिशनल कॉल्स की हैं 70 से। तो आप ये लिखें यहाँ पर, जो भी यूज़र आपको दे रहा है आप उससे माइनस कर दें 70 को। तो यूज़र आपको क्या दे रहा है? यूज़र आपको कॉल्स दे रहा है ना। तो आप यहाँ लिखें कॉल्स माइनस 70। ठीक है, कॉल्स माइनस 70। ठीक है, अच्छा, जब आपने कॉल्स माइनस 70 किया, अब आप इसको एक नए वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और इस कॉल्स में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अब 70 नहीं चाहिए। ठीक है, आपको 70 नहीं चाहिए। आप इस इफ़ की ब्रैकेट के अंदर 70 के मतलब 85, लेट से यूज़र ने 90 पुट किया। ठीक है, जब यूज़र ने 90 पुट किया तो 90 पे आप इस ब्रैकेट के अंदर घुस गए। ठीक है, बल्कि चलें आप उस चीज़ को रहने दें, आप इसके लिए एक और वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवा देते हैं हम, कैल का। वैसे हम इसको कैल कैल नहीं, हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस ऐड के अंदर क्या कि एडिशनल कितनी कॉल्स आई हैं, एडिशनल 70 से ज़्यादा कितनी कॉल्स आई हैं, जो भी यूज़र यहाँ देगा उसमें से आप 70 को माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 70 से इजाफी कितनी कॉल्स आई हैं। ऐसा ही है ना। मैंने अभी आपको बताया कि अगर यूज़र 90 इनपुट दे देता है कॉल्स, तो आपने ये मालूम करना है कि 70 से ज़्यादा उसने कितनी कॉल्स की हैं। तो आप यूज़र की कॉल्स को माइनस कर दो 70 से, तो आपको पता लग जाएंगी। फिर आप उनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक देखें, अगर एक कॉल एडिशनल होती है 70 से ज़्यादा तो उसके क्या चार्जेस है? उसके चार्जेस हैं 0.6। दो होती हैं तो 0.6 प्लस 0.6, तीन होती है तो 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6। इसका मतलब मल्टीप्लाई भी होगा, मतलब अगर तीन आती है तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 10 एडिशनल कॉल्स होती हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक है, तो आप ऐड में क्या कर दो, आप ऐड में ये कर दो कि कॉल्स माइनस 70, यहाँ पर आपको एडिशनल कॉल्स पता लग जाएंगी। जब एडिशनल कॉल्स पता लग जाएंगी तो अब ऐड इज इक्वल्स टू ऐड इनटू 0.6। ठीक है, ये 0.6 समझ आइए। अगर मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी कि 90 करता है तो 90 माइनस 70 से आपके पास 20 आ जाएगा, 20 एडिशनल कॉल्स हुई हैं, और उस 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 के साथ, तो और उसको दोबारा ऐड में ही स्टोर करवा लिया, क्योंकि अब मुझे ये नया वाला ऐड चाहिए। नया यूज़र भी, नया वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये नया वाला मुझे अब ऐड चाहिए, और जब ये चाहिए तो ये मेरा बिल नहीं होगा। ये जो अमाउंट अब इस ऐड में पड़ी है ये मेरी किस में ऐड हो जाएगी? ये इस पुराने बिल में पड़ी ऐड हो जाएगी। और पुराने बिल में क्या पड़ा हुआ है? 200 पड़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? बिल इज इक्वल्स टू बिल प्लस ऐड। ये समझने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो यहाँ तक ज़रा मैं आप लोगों को दोबारा समझाता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी आउट, अच्छा, यहाँ पर हम दोबारा यही वाली स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया तो देखिए, इसको देख के सिर्फ आपने करना नहीं है, आपने इसको खुद करना है। ये अंडरस्टैंडिंग बनाए, ये देख के आपको समझ आ जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं
आप इस तरह के प्रोग्राम जब आपके सामने आए तो आप ख़ुद उसको ट्राई करने की कोशिश करें कि ख़ुद भी आप कर सकें। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मुझे पता था कि बिल 200 तो होना ही होना है, ज़ीरो वाली कंडीशन तो मैंने नेगलेक्ट कर दी। मुझे पता है कि कॉल एक भी होगी ज़ीरो भी होगी तो यूज़र जो भी मुझे कॉल्स देगा मैं उसको बताऊंगा कि आपका बिल 200 है। तो बिल में मैंने पहले ही 200 डाल दिया। सी आउट अभी उसको नहीं किया लेकिन मैंने 200 डाल दिया बिल में, ठीक है। अच्छा, जब बिल में मैंने 200 डाल दिया और कॉल्स जो मैंने इनिशियलाइज़ करवाया वो मैंने इसलिए किया ताकि यूज़र से मैं कॉल्स लूँ। यूज़र से मैंने कॉल्स ली, मैंने देखा कि कॉल 70 से कम है या नहीं है। अगर कॉल 70 से कम है तो मैंने बता दिया कि आपका बिल क्या होगा। बिल में क्या पड़ा, 200। सिर्फ ये एक चल जाएगा, ये तो नहीं चलेगा ना। ये इसलिए नहीं चलेगा कि कॉल 70 से कम के लिए चलना चाहिए, ये तो 70 से ज़्यादा और 110 से कम की बात हो रही है तो ये तो पूरा स्किप हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया है कि आपने इफ़ की कंडीशंस ऐसे रखनी है कि एट अ टाइम सिर्फ एक चले। तो ये सिर्फ इफ़ से हो रहा है, आप एल्स इफ डाल दो तो बस फिर तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये फिर सिर्फ ये एक ही चलेगा, फिर ये अगले को देखेगा भी नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इफ़ से आपको फ़िलहाल समझा रहा हूँ। अगर 70 से कम नहीं होती तो बिल क्या हो, बिल 200 तो हो ही हो लेकिन 200 में एक नया फैक्टर ऐड होगा। वो क्या ऐड होगा, 70 से जितनी आपने ज़्यादा कॉल्स की हैं वो वाली कॉल्स मल्टीप्लाई बाय 0.6, वो वाली कॉल्स मल्टीप्लाई बाय 0.6 वो अमाउंट 200 वाली अमाउंट में ऐड होनी चाहिए। अब आपने वेरिएबल्स के साथ खुद खेलना है अपने माइंड में ही। आपको पता है कि बिल में क्या पड़ा हुआ है, 200। 200 के साथ एक एडिशनल फैक्टर ऐड होना चाहिए। वह एडिशनल फैक्टर क्या ऐड होना चाहिए, अगर यूज़र 100 एंटर कर देता है कि 100 कॉल्स हुई हैं तो 100 माइनस 70, 70 तो फिक्स है हमेशा, तो ये 30 इसका मतलब है कि कॉल, तो उस 30 के लिए मैंने एक नया ऐड वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया और इस ऐड के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा लिया, जो भी यूज़र कॉल्स एंटर करेगा वो एडिशनल फैक्टर मुझे पता लग जाएगा। उस एडिशनल फैक्टर जब मुझे यहाँ पता लग जाएगा तो वो एडिशनल फैक्टर मैंने क्या किया, मैंने 0.6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 0.6 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड में ही स्टोर करवा लिया। तो इस स्टेटमेंट की जगह मैं ये भी लिख सकता था अगर आपको पता हो, ऐड मल्टीप्लाई इक्वल, जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, मल्टीप्लाई इक्वल 0.6। ऐड में पहले क्या पड़ा है, ऐड में पहले पड़ा हुआ है 30, लेट्स सपोज जो भी यूज़र ने इनका जो डिफरेंस होगा वो पड़ा हुआ है, वो उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.6 के साथ तो वही ऐड में डाल दो, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको ये याद करवा रहा था दोबारा। तो जो भी एडिशनल फैक्टर आएगा जब वो पता लग गया तो बिल में 200 तो पहले से पड़ा हुआ है, 200 और साथ ही एडिशनल फैक्टर डाल के आप बिल में ही डाल दो या नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, मर्जी है आपकी। लेकिन ये बिल को ही अपडेट करना आप लोग सीख लो, इसको रनिंग सम बोलते हैं, रनिंग सम, ठीक है। कि मतलब बिल में पहले 200 पड़ा और आपने उसके अंदर ये ऐड कर दिया, ठीक है, नया जो एडिशनल फैक्टर हो वो अब आपका नया जो बिल होगा वो बिल होगा। अब बिल में 200 नहीं पड़ा हुआ, अब बिल में बिल प्लस ऐड पड़ा हुआ है। समझ आई बात की। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि इफ़, अब देखें इस नेक्स्ट 40 के बाद भी जो नेक्स्ट 40 होंगी उसमें क्या कहता है 0.5 पर कॉल, ठीक है। अगर तो 110 से लेके 150 के बीच में कॉल्स होती हैं तो फिर क्या होगा कि जितनी भी वो एडिशनल कॉल्स करेगा, ठीक है, वो उसका बिल बनेगा, सही है। तो इस चीज़ को अब आपने देखना है कि ये मतलब 0.5 वाला हिसाब किताब कैसे इसका होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें अगर 100, अब नेक्स्ट ये पहली 70 है, ज़ीरो से 70 तक, अगली जो है वो 70 से 110 तक है, ठीक है। 70 से 110 के बाद जो नेक्स्ट है वो है 110 से 150 के बीच में, ठीक है। तो 110 से 150 के बीच में एक तो आपको ये वाला फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, एक तो आपको ये वाला फैक्टर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कॉल्स नेक्स्ट 40 पे ये है, उससे नेक्स्ट 40 पे ये है। सिर्फ आपको ये नहीं ऐड करना पड़ेगा कि आप सिर्फ ये इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो कि आप मतलब ये करो कि इसको उठाया, ठीक है, और आपने कहा कि 110, अच्छा हम इस 70 वहाँ इंक्लूडेड था, 110 हम यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम 110 बाहर निकाल देते हैं कि 110 से ज़्यादा हो और
150 से कम हो, ठीक है। 110 और इसमें 150 को इंक्लूड कर देते हैं, इक्वल्स टू कर देते हैं, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि ऐड इज इक्वल्स टू कॉल माइनस, अब कॉल्स माइनस क्या होगा, अब कॉल्स माइनस 110 होगा। क्यों 110 होगा, क्योंकि देखें ये जो अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ 0.5 वाला, ये इसके लिए फॉलो होता है, ये 110 के बाद ये 0.5 वाला फॉलो होता है, ठीक है। अच्छा, पहले तो आप एक तो ये वाला फैक्टर तो पुराने वाला तो बल्कि ऐड होगा ही होगा, कॉल्स माइनस 70 वाला, ठीक है। इतना बिल तो इसका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100, क्योंकि कॉल 70 से तो ज़्यादा हो गई है ना कॉल्स। जब कॉल 70 से 110 के बीच में हो तो ये वाला फार्मूला तो अप्लाई होगा, लेकिन अब 110 से भी ज़्यादा हो गई है, तो अब इस पुराने वाले बिल में एक नया फैक्टर और ऐड होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या ऐड होना चाहिए, वो ये ऐड होना चाहिए कि हम लिख देते हैं कि बिल इज़ इक्वल्स टू बिल, ठीक है। बिल के साथ क्या ऐड होना चाहिए, बिल के साथ ऐड होना चाहिए कॉल्स, अच्छा बिल के साथ एक नया फैक्टर ऐड होना चाहिए। और वो नया फैक्टर कैसे निकलेगा, हम उसके लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं ऐड, जिस तरह हमने इसका निकाला था उसी तरह हम नया फैक्टर उसका भी निकालेंगे, ठीक है। हम इसके लिए वेरिएबल कर लेते हैं ऐड 1 का, ठीक है। और हम आ जाते हैं, हम कर देते हैं ऐड 1 इज इक्वल्स टू, जो नया फैक्टर है मैं वो निकाल रहा हूँ, ठीक है, कॉल्स। अब ये जो इफ़ है ये कब चलेगा, ये तब चलेगा जब कॉल्स 110 से 150 के बीच में हो। तो अगर यूज़र 100, लेट सपोज 120 कॉल्स होती हैं, 125 कॉल्स होती हैं, ठीक है, 125 कॉल्स होती हैं, तो ये नया फैक्टर कब हुआ है, ये नया फैक्टर देखें अप टू 70 कॉल्स, अप टू 40 कॉल्स, अप टू 40, मतलब 110 के बाद जितनी नई कॉल्स होंगी उनके ऊपर ये वाला चार्जेस लगेगा 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मेरा फार्मूला होगा वो होगा 125 माइनस 110, मतलब 15 कॉल्स के ऊपर, ठीक है। मतलब 15 कॉल्स के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जब 15 कॉल्स के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा तो अब आप ज़रा इसको देखें कि ये मुझे यूज़र ने दिया होगा, ठीक है। तो कॉल्स, कॉल्स को हमने पहले अपडेट तो नहीं किया ना कहीं, नहीं, कॉल्स के अंदर वही पड़ा होगा जो यूज़र ने दिया होगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, कॉल्स माइनस 110 किया, तो मुझे ये पता लग गया कि यूज़र ने इससे इजाफी कितनी कॉल्स की है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिखा बिल इज़ इक्वल्स टू बिल प्लस ऐड 1, इसके अंदर ऐड 1 भी डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो ऐड वाला है, ये फैक्टर मुझे मालूम है, ये फैक्टर कितना है। क्यों, क्योंकि कॉल्स देखें 110 से ऊपर हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये जो 40 वाला फैक्टर है, ये वाला, ये तो पूरा एज इट इज़ 40 इंटू 0.6 होगा ना, ये तो 40 की 40 अचीव हो गई है, तो 40 इंटू 0.6 होगा, ठीक है। तो इसको हम, इस पहले वाले फैक्टर को अब कॉल्स के बजाय हम 40, और ये वाली लाइन भी हटा देते हैं, ये आपको भी समझ आ जाएगी जब मैं इसको दोबारा एक बार बताऊंगा, ठीक है। तो पहला वाला फैक्टर क्या होगा, 40 इंटू 0.6, फिर ये बिल बन जाएगा इधर से, फिर ऐड 1 का फैक्टर हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ऐड 1 का फैक्टर निकलेगा उसको हम, जिस तरह हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ऐड 1, ये तो हम करेंगे ऐड 1 इज इक्वल्स टू ऐड 1 इनटू, उसके ऊपर 0.5 का चार्ज लग रहा है, और यहाँ पर हम सी आउट बिल कर देंगे, ठीक है। देखें अब यहाँ तक आप ज़रा समझने की इसकी कोशिश करें, इसको हज़म करें। देखें 70 से कम इजीली चल जाएगा ये, 70 से 110 के बीच में जो भी कॉल्स, सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि 70 से 110 के बीच में कितनी एक्स्ट्रा कॉल्स हुई हैं, ठीक है। तो अगर मैं 90 पे होता हूँ तो मुझे ये 20 की वैल्यू निकालनी है, और ये 20 की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉल्स माइनस 70 से,
तो मैंने लिख दिया कॉल्स -70, 20 वाली वैल्यू निकल आई। उसके बाद मुझे ये 20 वाली को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्यों? इस लाइन की वजह से 0.6 फॉर नेक्स्ट 40 कॉल्स, तो 40 तो हुई नहीं है, 20 हुई हैं, तो 20 इंटू 0.6, ठीक है। 20 इंटू 0.6 किया, वो मैंने डाल दिया किसके अंदर, ऐड के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने 200 बिल पहले बिल में 200 पहले से पड़ा हुआ है, उसके अंदर क्या किया, ये जो नया फैक्टर था इसको ऐड किया, मेरा नया बिल आ गया और वो बिल आउटपुट पे डिस्प्ले कर दिया। ये तो इस केस के लिए, ठीक है। अगर मेरी कॉल्स 110 से भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो 110 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि 70 से भी तो ज़्यादा थी ना, 70 तक तो 200 है। अब 110 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि 40, अगली 40 भी कंप्लीट हो गई हैं, अगली 40 कॉल्स भी हो गई, तो वो 40 इंटू 0.6 भी ऐड होना चाहिए। पहले मैंने कॉल्स इंटू 0.6 क्यों किया था, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि 110 और 70 के बीच में कहाँ वैल्यू है। अब तो मुझे पता है कि वो वाली 40 की 40 हो गई हैं, क्योंकि 110 से ज़्यादा है ना, 120 अगर हो गई हैं तो इसका मतलब 110 तो हो गई हैं। तो ये वाला टैक्स तो पूरा लगेगा ना उसके ऊपर, ये वाला टैक्स तो पूरा लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। इसमें तो कोई कमी बेशी नहीं होगी, इसमें कॉल्स वाला फार्मूला तो नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि कॉल्स अगर मैं इसके ऊपर भी कॉल्स वाला लगा देता हूँ तो कॉल्स के अंदर तो पड़ा ही 120 होगा, तो 120 माइनस 70 ये तो 50 निकाल देगा इस इफ में। तो इसको मैंने डायरेक्ट 40 इंटू 0.6 किया कि ये फैक्टर ऐड वाला फैक्टर है और ये वाला फैक्टर इसकी वजह से है, ठीक है। क्योंकि ये तो मुझे पता है कि 40 की 40 हो गई है। अगर मैं यहाँ भी ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर मैं यहाँ भी इसको कॉल्स वाला ये वाला फार्मूला लगा देता तो फिर क्या होता, फिर ये पहला वाला फैक्टर कॉल्स में तो इस टाइम पे होता ही 110 और 150 के बीच में कोई वैल्यू, तो ये तो एक रिक्वायरमेंट है ही नहीं। 14 टू 0.6 से ऐड का फैक्टर निकला, वो ऐड का फैक्टर हमने बिल में ऐड करके बिल नया बिल बना लिया। लेकिन अभी बिल में एक और फैक्टर भी डालना है, और वो फैक्टर कौन सा है, वो ये वाला फैक्टर है, और ये फैक्टर फॉर नेक्स्ट 40 कॉल्स है। अब हमें नहीं पता कि कितनी कॉल्स हुई हैं, क्योंकि अब हम 110 और 150 के बीच में हैं। तो मैंने क्या किया, एक नए फैक्टर के लिए पहले मैंने ये देखा कि कितनी कॉल्स हुई हैं, तो कॉल्स माइनस 110 इस तरीके से मैंने निकाली कि कितनी कॉल्स हुई हैं, उसको मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, तो मेरे पास एडिशनल ऐड का फैक्टर आ गया, और उस ऐड के फैक्टर को इस बिल के साथ ऐड किया जिसमें एक और फैक्टर भी मैं ऐड कर चुका था, तो ये नया बिल आ गया और उसको मैंने प्रिंट कर दिया कि आपका बिल इतना है। तो अब इस बिल में कितना होगा, इस बिल में ये 200 का बिल भी होगा, ये 40 इंटू 0.6 भी होगा, ठीक है, और 110 से 150 के बीच में जितनी कॉल्स होंगी वो मल्टीप्लाई पे 0.5, ये तीन चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। और अगर 150 से ज़्यादा कॉल्स हो जाती हैं, वो हमें नहीं पता कितनी होती है, तो उसमें फिर क्या होना चाहिए, फिर 200 का बिल तो होना ही चाहिए, 40 इंटू 0.6 भी होना चाहिए क्योंकि 40 और भी हो गई हैं, 40 इंटू 0.5 भी होना चाहिए क्योंकि ये भी और हो गई हैं, और ये वाला वैल्यू डिपेंड करेगी यूज़र के कॉल्स के ऊपर। अब ये वाला फैक्टर डिफरेंट फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो इस लास्ट वाले में 4 फैक्टर्स होंगे। देखें अब लास्ट वाला कैसे बनेगा, लास्ट वाले को हम देख लेते हैं। लास्ट वाला होगा इफ़ कॉल्स 150 हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, तो आप इससे एक्सक्लूड कर दें, ग्रेटर देन 150 कर दें, ठीक है। सिर्फ ये वाली कंडीशन दी है कि अगर 150 से बड़ा हो, ठीक है। तो अगर कॉल्स 150 से ज़्यादा हो तो बिल में 200 तो हो ही हो। अच्छा, अभी आप एक बात याद रखें कि अगर ये ऊपर वाले 3 इफ़ नहीं चले, अगर ये 3 इफ़ नहीं चले मतलब इनकी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा कोड स्किप हो जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि बिल में अभी भी 200 पड़ा हुआ है, बिल की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, ऐड अभी भी उसी तरह, ऐड वन उसी तरह है। अगर कॉल 150 से ज़्यादा आ जाती है तो ये तो नहीं चलेगा ना, तो ये नहीं चलेगा, तो ये सी आउट नहीं होगा। कॉल्स अगर 150 से ऊपर आ जाती है तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो ये सारा स्किप हो जाएगा, ये इसका सारी ब्रैकेट नहीं चलेगी। फिर अगर 150 से बड़ा आ जाता है तो ये भी नहीं चलेगा, तो ये कुछ भी नहीं चला, तो इसका मतलब बिल में अभी भी 200 ही पड़ा हुआ है। तो अब बिल में क्या क्या और ऐड होना चाहिए, बिल में एक बिल इज़ इक्वल्स टू 200 तो पहले से पड़ा हुआ है, एक इसमें क्या ऐड होना चाहिए, एक इसमें ऐड होना चाहिए बिल प्लस वही जो मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, 40 और कॉल्स हो गई हैं, ठीक है, 40 और उन 40 पे कितना टैक्स लग रहा है, 40 इंटू 0.6 पर कॉल 0.6 का टैक्स लग रहा है। एक ये फैक्टर ऐड हो गया, एक और फैक्टर भी ऐड होना चाहिए,
अब आप इसको वेरिएबल में लास्ट टाइम मैंने स्टोर करवाया था, आप इसको डायरेक्ट यूँ भी कर सकते हो, ठीक है। अगला फैक्टर होगा 40, वो भी 40 कॉल के लिए फैक्टर था ना, तो वो 40 कॉल भी अब पूरी हो चुकी हैं ये वाली, क्योंकि 150 से ऊपर आ गया हूँ मैं अब। तो 40 इंटू 0.5, ठीक है। लेकिन इतना बिल नहीं बनेगा, ये बिल तो 150 कॉल्स के लिए है ना। 150 से ज़्यादा के लिए कितना है, वो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि 150 से ज़्यादा हुई कितनी कॉल्स हैं। तो अब मैं वो ऐड वाला फैक्टर निकाल लेता हूँ। ऐड इज इक्वल्स टू कॉल्स माइनस जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा। 170 एंटर किया तो कॉल्स माइनस 150, तो 20 आ जाएगा। 20 ज़्यादा कॉल्स हुई हैं, वो आ जाएगा ऐड में। उसके बाद हम ऐड को ही अपडेट कर देते हैं। ऐड इज इक्वल्स टू ऐड इंटू कितने का उसके ऊपर चार्ज लगेगा, 0.4 का। तो ऐड इंटू 0.4 करते हैं इसको, तो ये मेरे पास वो एडिशनल फैक्टर आ गया। बिल में पहले ये सारे फैक्टर्स ऐड हो चुके हैं, बस अब एक ये सिर्फ नया फैक्टर ऐड करना है। बिल इज इक्वल्स टू बिल प्लस ऐड का फैक्टर हम ऐड करेंगे, तो सी आउट कर देंगे यूर बिल, ठीक है, और इसको कर देंगे बिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। सबसे मुश्किल प्रोग्राम यही था। तो समझने के लिहाज से कुछ कुछ लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाएगा, कुछ कुछ लोग प्रोग्रामिंग में मुझे पता है कि उन्हें बात इतनी जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी, जल्द अज जल्द समझ आ जाएगी। देखें, अगर ये पहला इफ़ ट्रू होता है, ठीक है, तो क्या आप ये चाहेंगे कि बाकी सारे चले, ये बाकी सारे सी आउट भी हों, बिल चेंज होता रहे, नया नया बिल। जब कॉल्स हुई 70 से कम है तो सिर्फ ये सी आउट होना चाहिए ना, बाकी तो नहीं चलना चाहिए। तो बाकी नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन तो मैंने अब अलग अलग कर दी है। लेकिन यही वो बात है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप एल्स इफ़ यूज़ किया करें फिर, ठीक है। खैर अभी तो आप ये इफ़ से भी चल जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन अलग है। ये तब चलेगा जब 70 से कम होंगी, ये तब चलेगा जब 70 से 110 के बीच में होंगी, ये तब चलेगा 110 से 150 के बीच में होंगी, ये तब चलेगा जब 150 से ज़्यादा होंगी। तो ये सारे एक साथ तो नहीं चल सकते, इनमें से कोई एक ही चलेगा। तो वो एल्स इफ़ वाला काम मैंने सिर्फ इफ़ से भी कर दिया है। एल्स इफ़ भी यही करता है ना कि किसी एक को चलाता है, तो ये अभी किसी एक को ही चलाएगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि मैंने इसकी कंडीशन ही ऐसे डाल दी है। तो इसको ज़रा रन कर लेते हैं, आई होप कि इसमें कोई एरर ना हो। अच्छा, तो एक एरर आ गया है, इसको देख लेते हैं कि कौन सा एरर है। अच्छा, ये होता है लेस देन इक्वल टू। अब ये देखें, आप आपका एरर आता है तो आप लोग डायरेक्ट जो है वो हार मान लेते हैं, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई है। इसको थोड़ा सा आप देखें, उस लाइन के ऊपर जाएं कि जिसको वो एरर बताता है, उस लाइन नहीं तो उससे ऊपर वाली लाइन को देखें, हो सकता है कोई सेमी कॉलन मिसिंग हो। तो देखें, अब कोई एरर नहीं है। अब हम इसको कर देते हैं। देखें, 70 कॉल्स तक 200 का बिल है, 65 किया, योर बिल 200। क्यों, ये बाकी जो मैंने इतनी सारी लाइनें लिखी हैं ये क्यों नहीं चली, क्योंकि कॉल्स लेस देन 70 थे, और ये तो चलने ही तब थे कि जब इनकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो इनकी कंडीशन तो है ही फॉल्स। तो ये पूरे ये देखो, मेरा कोड इधर आया, देखा उसने 70 से कम है, ये चल गया। ये देखा 70 से कम, ये तो 70 के से कम के लिए इसकी कंडीशन फॉल्स है ना, ये तो 70 से ज़्यादा के लिए चलना चाहिए, ये तो 110 से 150 के लिए चलना चाहिए। तो ये सारे स्किप हो गए, रिटर्न जीरो पे आ गए, सिर्फ पहली लाइन चली। अब मैं आया, अब मैंने क्या किया, इफ़ कॉल्स हम कर देते 80, 80, ठीक है। तो बिल कितना आना चाहिए, 200 तो आना ही चाहिए। 10 एक्स्ट्रा कॉल्स हुई हैं तो 10 इंटू 0.66 होता है, तो 206 बिल आना चाहिए, 206, ठीक है। क्यों, कैसे आया, ऐसे आया है कि कॉल्स कितनी थी, 80, तो ये वाली तो फॉल्स, ये तो नहीं चला, इधर हम आ गए, इसकी ट्रू हो गया 70 से 110 के बीच में। तो सबसे पहले हमने वो एडिशनल कॉल्स निकाली, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको बिल में ऐड कर दिया, बिल में 200 पड़ा था। समझ आई बात की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम अब एक और कर लेते हैं, 120 के लिए देख लेते हैं, 229। तो ये 229 कैसे आया है, 229 ऐसे आया कि 200 बिल तो आना ही था, 200 के बाद 40 और कॉल्स हुई और वो 40 मल्टीप्लाई होगा 0.6 के साथ। क्यों 0.6 से मल्टीप्लाई होगा, 0.6 से इसलिए मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 40 कॉल्स पूरी हो चुकी हैं, ये 0.6 से मल्टीप्लाई हो गया। और नई कितनी कॉल्स हुई हैं, ठीक है, नई नई जो है वो 10 और कॉल्स हुई हैं, 110 के बाद 10 और कॉल्स हुई हैं, ठीक है। तो 24 कॉल्स, 40 इंटू 0.6 24 होता है, तो 200 प्लस 24 224 हो गया।
और 5 और साथ उसके साथ ऐड हो गया, क्योंकि 10 इंटू 0.5 तो 229 बन गया, तो बिल्कुल ठीक बना है। उसके बाद इसको हम एक और कंडीशन के लिए भी देख सकते हैं, 150 प्लस के लिए हम 155 कर देते हैं। तो अब ये जो बिल निकला है इसके अंदर वो तीनों फैक्टर्स ऐड हुए हुए हैं, और एंड पे आखिरी वाले का भी फैक्टर ऐड हुआ हुआ है। इसके अंदर 40 इंटू 0.6 भी ऐड हुआ हुआ है, और इसके बाद इसके अंदर 40 इंटू 0.5 भी ऐड हुआ हुआ है, फिर प्लस 200 भी ऐड हुआ हुआ है, और फिर ये आखिरी जो एडिशनल 5 कॉल्स हुई हैं इनके लिए 0.4 का फैक्टर भी ऐड हुआ हुआ है। तो ये आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो अगर स्टिल आपको डर लगता है तो आप क्या क्या कहीं ज़्यादा कंडीशंस, अब देखिए सिर्फ एक कंडीशन चल रही है, ठीक है। जब आप नया इफ़ लिखते हैं तो आप पुराने इफ़ को भूल जाते हैं कि उसमें आपने क्या किया था। देखें, जब मैं ये इफ़ लिख रहा था तो मैं भूल गया था कि मैंने लास्ट टाइम बिल के साथ क्या किया था। मैंने ऐड यहाँ पर ये लिखा है, जब मैं नया लिख रहा हूँ तो मैं ऐड पे दोबारा वो चीज़ लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वाला नहीं चलता, इसकी कंडीशन फॉल्स होता है हो जाती है, तो ये तो लाइनें चलेंगी नहीं। तो मुझे इन लाइनों के लिए नया कोड दोबारा यहाँ लिखना पड़ेगा। ये बात को आप समझ लें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है। खैर चले, कोशिश करते हैं कि अब इसको ख़त्म करें। Write a program to check whether a triangle is valid or not. When the three angles of the triangle are entered by the user, a triangle is valid if the sum of all three angles is equal to 180 डिग्री। तो ये बड़ा आसान सा कोड है, इसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने यूज़र से write a program to check whether a triangle is valid or not when the three angles of the triangle are entered by the user, ठीक है। A triangle is valid if the sum of all the three angles, अब 3 एंगल्स हमने यूज़र से लेने हैं, ठीक है। तो 3 एंगल्स के लिए हम क्या लिख लेते हैं, इंट करने के बजाय हम फ्लोट कर लेते हैं। एंगल पॉइंट्स में भी हो सकता है फ्लोट, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। तो ये 3 एंगल्स आ गए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, यूज़र से हमने एंगल्स लेना, सी आउट हम एक ही लाइन में ले लेते हैं, एंटर 3 एंगल्स, ठीक है। एक साथ ही कर्सर ब्लिंक करेगा और बस वो तीनों वैल्यूज़ हमें दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम तीनों कर्सर ब्लिंक करवाने के लिए हम लिख लेते हैं एंगल, एक ही लाइन में एंगल 1, एंगल 2। देखें, ये मैं कोड अभी लिख रहा हूँ, पहले आप इसको खुद ट्राई करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। अगर आप मेरे ही सोल्यूशन से देख के सारे कर लेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं हो रही। आप पहले कोड को खुद ट्राई करें, फिर मेरे सोल्यूशन को उसके साथ कंपेयर करें, सही है। अच्छा, एंगल 1, ये सिर्फ मैं ये कोई भी नहीं टास्क करवाता लैब के, मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं समझ आती, जिनको समझ आती है वो कर लेते हैं, वो बाकियों से शेयर कर देते हैं, जिनको नहीं समझ आती उनको सेमेस्टर के एंड तक नहीं समझ आती। तो मैं चाहता हूँ जिन्हें नहीं समझ आती और उन्हें शौक़ है समझने का, तो एटलीस्ट वो ये वीडियो देख के समझ लें, ठीक है। तो सी इन एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। तो ये जब आप इनपुट ले लेंगे तो एंटर 3 एंगल्स, और हमने इनपुट्स ले ली, तो वो कह रहा है कि ट्रायंगल वैलिड है या नहीं, ये हमने बताना है। तो ट्रायंगल वैलिड कब होती है, वो कह रहा है अगर इनका सम इक्वल्स टू 180 डिग्रीज हो। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं सम का, मर्जी आपकी, आप करें ना करें। सम इज़ इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अभी हमने इफ़ नहीं लिखा क्योंकि पहले हम ये सम तो निकाल लेना, उसके बाद हम देखेंगे कि सम 180 के बराबर है या नहीं। यहाँ पर क्या होगा, एंगल के पता नहीं, शायद स्पेलिंग यही होती है या पता नहीं अब अच्छा जो भी है, पता नहीं ठीक लिखे कि गलत लिखे, खैर जो भी है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। तीनों को हमने जब ऐड किया तो वो हमारे पास सम में आ गया। अब मैंने ये देखना है कि सम मेरा 180 के बराबर है या नहीं है, बस। अगर सम, अब हमने क्या करना है, एक दो सी आउट स्टेटमेंट हो सकती है, सी आउट ट्रायंगल इज़ वैलिड, साथ आप सम भी बता सकते हो कि सम 180 आया है इसलिए, ठीक है। ट्रायंगल इज़ वैलिड, एक सी आउट स्टेटमेंट तो ये हो सकती है। अगली क्या हो सकती है, ट्रायंगल
इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, अब ये सी आउट कब चलना चाहिए? ये तब चलना चाहिए जब सम में 180 पड़ा हो। ठीक है, तो इफ़ सम, कंपेयर कर रहा हूँ दो वैल्यूज़ को, तो दो इक्वल आएंगे और वो किसके बराबर हो? 180 के। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट ख़त्म कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट लैब में भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि इसको सर आप इफ़ के बीच में क्यों लिख रहे हैं? तो इसको अगर मैं नहीं लिखता और सम 180 के बराबर हो जाता है तो ये तो इफ़ चल जाएगा। तो ये तो, इसके ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है ना, ये तो इफ़ में नहीं है, ये तो हमेशा चलेगा। तो वो बोलेगा ट्रायंगल इज़ वैलिड, ट्रायंगल इज़ नॉट वैलिड। अगर सम 180 के बराबर नहीं होता तो तब तो सिर्फ ये एक ही चलेगा, क्योंकि तब ये वाला तो नहीं चलेगा ना, 180 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर ये चल चल जाता है तो ये भी तो चलेगा ना, इसके ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है। ये हर केस में नहीं चलना चाहिए, ये तब चलना चाहिए इफ़ सम नॉट इक्वल्स टू 180। ठीक है, मैं आपको ये सारे सिर्फ इफ़ से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप जिनको बाकी चीज़ें नहीं समझ आ रही, एल्स वगैरह नहीं समझ आ रहे, वो एटलीस्ट इफ़ तो सीखें ना कम से कम। तो अगर सम 180 के बराबर हो तो ये लाइन चलनी चाहिए, तभी चलनी चाहिए ना। ये लाइन कब चलनी चाहिए? जब 180 के बराबर ना हो, तो वो ट्रायंगल वैलिड नहीं होगी। जो मर्जी हो, 180 के बराबर ना हो बस। नॉट इक्वल्स का मतलब है कि ना इक्वल हो, ये नॉट वाला साइन। ठीक है, दूसरा इसका क्या तरीका था करने का, ये यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, कोड बस इतना सा है। इसको जब हम चलाएंगे, ठीक है, थ्री एंगल्स हम ज़रा 60 60 60 कर लेते हैं सबसे पहले। 60 60 ट्रायंगल इज़ वैलिड। ठीक है, क्योंकि 180 बना है। हम 60 70 60 कर देते हैं, ट्रायंगल इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, अगला क्या तरीका था? दो कंडीशंस है ना, अगर सम 180 के बराबर हो तो ये, वरना ये यहाँ पर कोड ख़त्म हो गया। लेकिन आप अगर जिनको एल्स वगैरह की समझ है तो वो सिर्फ एल्स कर दें। तो 180 नहीं होगा, सिंपल एल्स से ये काम हो जाएगा। एक ही लाइन है तो ब्रैकेट बेशक ना डालें। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अब तक हो गई है कि एक लाइन से ब्रैकेट से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं, वरना ब्रैकेट डाल दें। एल्स, एल्स का मतलब ये है कि 180 नहीं होगा तो उसके अलावा एल्स, अगर ये नहीं ट्रू होती, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये हमेशा चला दो। इसके लिए वो कुछ नहीं देखेगा, वो ये देखेगा 180 के बराबर नहीं है, ये चला दिया। 180 के बराबर है, ये चला के इसके बाहर आ जाएगा, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ आ जाएगा अगर ये ट्रू हो जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट के ऊपर, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था। खैर, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स, अब देखें आप इसको समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक टू नंबर्स फ्रॉम यूज़र। ठीक है, यूज़र से हमने दो नंबर्स लेने हैं। अच्छा, हम नंबर्स ले रहे हैं तो हम चलें फ्लोट कर लेते हैं। फ्लोट num1 num2, मेमोरी में हमने जगह ले ली और साथ हमने बोला सी आउट एंटर। इस बार हम ज़रा इसको उसी तरह करते हैं, क्योंकि स्नैप है तो स्वैप वैल्यूज़ वाला है, तो एंटर दूसरे तरीके से ही कर लेते हैं इसको। नंबर्स, फर्स्ट नंबर। ठीक है, और सी इन किया हमने, वो हमने num1 में डाल दिया। फिर हमने क्या किया, सी आउट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, सी इन num2। ठीक है, यहाँ पर मुझे दो नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद क्या कहता है, आस्क योर यूज़र, दो नंबर्स तो ले लिए, उसके बाद दोबारा कहता है आस्क योर यूज़र वेदर ही शी वांट टू स्वैप दीज नंबर्स और नॉट। आपका यूज़र इन नंबर्स को स्वैप करना चाहता है या नहीं। ठीक है, आप उससे पूछो। जब उससे पूछो तो हमें एक स्टेटमेंट चाहिए, तो हम सी आउट कर लेते हैं, डू यू वांट टू स्वैप। स्वैप मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका, दीज नंबर्स। ठीक है,
डू यू वांट टू स्वैप दीज नंबर्स, मैंने क्वेश्चन किया यूज़र से, ये स्टेटमेंट उसको नज़र आ जाएगी। अब एक सीन लेना जाहिर सी बात है, क्यों? देखें वो कहता है इफ़ द यूज़र इनपुट्स वाई, ठीक है, स्वैप देम, कैपिटल वाई की बात हो रही है, स्मॉल वाई होगा तो फिर आपको एंड डालना पड़ेगा कि वाई भी हो और स्मॉल वाई भी हो। इफ़ द यूज़र इनपुट्स वाई स्वैप देम, ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी। अब अगर यूज़र ने ये वाई एंटर करना है, डिस्प्ले द स्वैप नंबर्स एट द, इफ़ द यूज़र इनपुट्स एन डिस्प्ले हिज एंटर्ड नंबर एज इट इज़। अगर वो कहता है मैंने स्वैप नहीं करना चाहता तो वह एन एंटर कर देगा, आप स्वैप ना करें, जिस तरह उसने इनपुट किए थे उसी तरह आउटपुट कर दें। अगर वो वाई इनपुट कर देता है तो आप उसको स्वैप कर दें। तो दो अगर आ गए इसमें। अच्छा, अब यूज़र ने आपको या वाई देना है या एन देना है, एंटर यहाँ पर क्या करेगा, या वाई करेगा या एन करेगा। तो मुझे किस चीज़ की मेमोरी चाहिए यूज़र की, ये वाली इनपुट स्टोर करने के लिए? ऑब्वियसली मुझे इंट तो नहीं चाहिए, मुझे फ्लोट नहीं चाहिए, मुझे डबल नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रिंग भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उसने या वाई करना है या एन करना है। तो मुझे करेक्टर चाहिए और आपने करेक्टर ही करवाना है। तो आप क्या करेंगे, चार चेक का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, कार चेक, और यहाँ हम लिख देते हैं चेक। तो जो भी यूज़र एंटर करेगा वाई होगा या एन होगा वो इस चेक में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब चेक में आ गया तो अब हमने इस चेक को देखना है कि ये चेक वाई के बराबर है या नहीं। अगर ये वाई के बराबर है तो हम उसको स्वैप कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, अगर वाई के बराबर ना हुआ तो हम उस ब्रैकेट के अंदर सी आउट एज इट इज़ कर देंगे। दो कंडीशंस है ना, तो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर मेरा चेक बराबर हो, बराबर का मतलब है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसको मैं किसके साथ देख रहा हूँ, करेक्टर की वैल्यू के साथ। और मैं ये बात बताई थी कि करेक्टर की वैल्यू का मतलब ये होता है, करेक्टर की जब भी आपने वैल्यू लिखनी है आप उसको सिंगल कोमो में लिखेंगे, ठीक है, सिंगल कोमा। हम ये देखना चाह रहे हैं ना कि ये जो चेक में यूज़र ने जो इनपुट डाली क्या वो इस वाई के बराबर है या नहीं, ये देखना चाह रहे हैं ना। और हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि यूज़र बेवकूफ़ भी हो सकता है, वो स्मॉल वाई पुट कर दे, हो सकता है, बेवकूफ़ तो खैर नहीं कह सकते, कैप्स लॉक ना ऑन हुआ फिर। तो हम एक एंड नहीं बल्कि हम अब और की कंडीशन का इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ। आप इसमें करें कि चेक इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई, कि अगर वो कैपिटल वाई पुट कर दे या स्मॉल वाई। अब मैंने और क्यों लगाया इसके बीच में, कि कैपिटल वाई भी आ गया या स्मॉल वाई भी आ गया तो दोनों केस में ये कोई एक भी चल गया तो इस इफ़ के अंदर आ जाए, कोई एक भी ट्रू हो गया तो हम इस इफ़ की ब्रैकेट को चला दें। समझ आइए बात की। इस और अगर मैं एंड डाल देता तो फिर मतलब ये होता कि इस चेक के अंदर कैपिटल वाई भी हो और स्मॉल वाई भी हो, तो दोनों एट अ टाइम तो नहीं हो सकते। यूज़र या तो कैपिटल वाई एंटर कर देगा या स्मॉल वाई कर देगा। तो हमने बस ये इस कंडीशन से बचने के लिए कि हो सकता है मेरे यूज़र का कैप्स लॉक ऑन हुआ हो या ऑफ हुआ हो और वो स्मॉल वाई कर दे, तो फिर तो मेरा प्रोग्राम कुछ भी नहीं चलेगा। सही है, तो मेरा प्रोग्राम ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मेरा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि मैं हर चीज़ हर कंडीशन को देखूँ। अच्छा, अब उसने येस बोल दिया है, अगर उसने वाई एंटर किया था स्मॉल वाई या कैपिटल वाई तो इस ब्रैकेट के अंदर हम आ जाए और अब हमने स्वैप करना है, ठीक है। स्वैप की कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर, अच्छा, वो स्वैप वाली कहानी अब हम इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ठीक है, जो भी करेंगे वो ये वाली ब्रैकेट स्वैप के लिए चलेगी, ठीक है। एक और इफ होना चाहिए, वो किसके लिए होना चाहिए, अगर यूज़र एंटर कर दे एन या स्मॉल एन तो सी आउट क्या होना चाहिए, सी आउट योर फर्स्ट नंबर। उसने जो पहला नंबर इनपुट किया था वो किस में इनपुट किया था, नम वन में किया था ना, तो योर फर्स्ट नंबर नम वन, ठीक है। अच्छा, हम एक सी आउट पहले करवा लेते हैं, सी आउट अनस्वैप्ड नंबर्स, क्योंकि उसने कहा था कि ना करो, तो हमने अनस्वैप्ड नंबर्स का मैंने एक सी आउट करवाया। उसके बाद मैंने सी आउट करवाया कि योर फर्स्ट नंबर जो है वो नम वन में पड़ा हुआ है, और नम वन में ही पड़ा हुआ था ना, स्वैप तो अब नहीं किया ना मैंने, जो नम वन में पड़ा हुआ था वो नम वन में ही पड़ा हुआ है, और उसका जो सेकंड नंबर था, योर सेकंड नंबर
योर सेकंड नंबर num2। ठीक है, बगैर स्वैप किए जो उसने फर्स्ट नंबर एंटर किया था वो मैंने बता दिया यही आपका फर्स्ट नंबर है, जो उसने सेकंड नंबर एंटर किया वो मैंने बता दिया यही आपका सेकंड नंबर है। तो ये ब्रैकेट कब चलेगी? जब यूज़र एंटर करेगा n, और ये ब्रैकेट कब चलनी चाहिए? जब यूज़र एंटर करे y। अब हमने स्वैप करना है। स्वैप कैसे होगा? स्वैप का क्या मतलब है? स्वैप का ये मतलब है कि लेट सपोज यूज़र से आप दो नंबर लेते हो, एक में आ जाता है x इज इक्वल्स टू 3, मिसाल दे रहा हूँ, एक में आ जाता है y इज इक्वल्स टू 5। पहला नंबर आपने यूज़र से लिया 3, दूसरा आपने लिया y। स्वैप का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने x में स्टोर करवाई हुई है, अब आप जब सी आउट x करो तो आउटपुट पे x ना आए बल्कि ये दोनों स्वैप हो जाएं, आउटपुट पे 5 आए। और आप जब सी आउट y करो तो आउटपुट पे 3 आए। हालांकि यूज़र ने जो सी दिया है x में वो 3 दिया है, लेकिन आउटपुट पे 5 होना चाहिए। तो ये 3 आप y के अंदर कैसे, ये जो y के अंदर जो 5 पड़ा है वो आप x के अंदर कैसे डालेंगे, ये आपने सोचना है। इसी को लॉजिक बोलते हैं और यही प्रोग्राम क्वेश्चन पेपर्स में आ जाते होते हैं। तो फिर आप टीचर्स को गालियाँ देंगे। तो इसको ज़रा समझें, ठीक है। मुश्किल मुश्किल प्रोग्राम नेट पे देखें, मैं आपको ये इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। ये पेपर में डायरेक्ट आ जाता तो आप लोग ना कर सकते होते ऑब्वियसली। अब आपने क्या करना है, अब देखें, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ, मैंने इस x के अंदर इस 5 को लेके आना है और इस y के अंदर इस 3 को लेके आना है। किस तरीके से लेके आ सकता हूँ? अब आप कहोगे कि आप ऐसा करो कि x इज़ इक्वल्स टू 5 कर दो और y इज़ इक्वल्स टू 3 कर दो, ऐसे कर दो। तो x के अंदर 5 आ गया, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि यूज़र ने 3 और 5 ही एंटर किया। यूज़र ने तो num1 यूज़र, ये तो मैंने मिसाल दी थी ना कि मिसाल ये है कि यूज़र ने 3 डाल दिया या 5 डाल दिया, लेकिन आपको तो ये बात नहीं पता। अगर आप 5 और 3 के लिए कर दोगे तो वो यूज़र 2 और 4 एंटर करेगा, आप कहोगे जी स्वैप नंबर 5 एंड 3, क्योंकि आपने कोड ही 5 और 3 के लिए बना दिया। ये तो आप जहन में अभी सोच रहे हो कि लेट्स सपोज यूज़र ने 3 दे दिया और 5 दे दिया, तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि इस 3 की जगह 5 आ जाए और 5 की जगह 3 आ जाए। ठीक है, तो इसका ये हल है कि अब आपने जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो काम आएंगे। अब अगर आप सबसे स्टार्ट करेंगे मॉडुलस से, मॉडुलस को जब आप स्टार्ट करेंगे तो मॉडुलस का इसमें कोई काम नहीं है, रिमाइंडर आपका काम नहीं आ सकता। 5 को 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 आता है, तो कोई काम नहीं आ रहा। ठीक है, आप ट्राई कर लें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। एक तरीका जो जो है, और ये आप याद कर लें, बस ये तरीका है, वो ये है कि आप अगर इन दोनों को ऐड कर दें और इस x में ही स्टोर करवा लें, x इज इक्वल टू x प्लस वाई, ऐसे कर लें। तो अब यहाँ पर आपने कमेंटिंग भी करनी है इस कोड में, तो इस x के अंदर क्या आ जाएगा, x के अंदर 8 आ जाएगा ना इस जगह पे, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। आपको x के अंदर क्या चाहिए, 5 चाहिए। आपको x के अंदर क्या चाहिए, 5 चाहिए। आपको y के अंदर क्या चाहिए, 3 चाहिए। इस लाइन ऑफ कोड पे x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 8। y के अंदर क्या पड़ा है, y की वैल्यू तो मैंने अपडेट ही नहीं की, मैंने तो वैल्यू ही x की अपडेट की। मैंने कहा था जो लेफ्ट साइड पे चीज़ पड़ी होती है उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो y के अंदर तो 5 ही पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ और वो y में डाल दूँ, तो y में 3 नहीं आ जाएगा अगली लाइन में। तो मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू x माइनस वाई। देखे ना, x में 8 पड़ा हुआ है, y में 5 पड़ा हुआ है, 8 माइनस 5 y में 3 आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब अगर मैं कमेंट डालूँ तो y में इस जगह पे क्या पड़ा हुआ है, y अब 3 हो गया, y में 3 पड़ा, y की वैल्यू चेंज हुई है, x अभी भी 8 है, x को तो चेंज नहीं किया ना मैंने। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वो x में डाल दूँ कि x इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो x में क्या आ जाएगा, देखें x में 8 पड़ा हुआ है, y में 3 पड़ा हुआ है, तो x में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो स्वैप हो गए, x में 5 आ गया, y में 3 आ गया। अब इस स्टेज पे क्या हुआ है,
एक्स में 5 पड़ा हुआ है, वाई में 3 पड़ा हुआ है, ये अपडेटेड वैल्यूज़। अब अगर मैं सी आउट एक्स करूँगा तो दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो ये स्वैप का कोड है, ये आप याद कर लो, लेकिन याद करने के बजाय मैंने भी कहीं से देख के नहीं लिखा। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने जब पहली बार ये किया था तो मुझे भी नहीं आता था ये, लेकिन जब एक बार आपने इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया कि कैसे हुआ है, उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत ना हो कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बस रट्टा लगा रहे हो आप। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये बस इस तरह होता है। कैसे हुआ है, दोनों को ऐड करो, ठीक है, दोनों को ऐड करके किसी एक में डाल दो, एक्स या वाई में डाल दो, एक्स में डाल दिया तो एक्स क्या हो गया, एक्स 8 हो गया, वाई तो 5 ही है ना, वाई तो चेंज नहीं हुआ। तो इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करके, ये मैंने अभी इमेजिनरी वैल्यू जहन में ली है, अब मैं इन एक्स वाई की जगह अपनी वैल्यूज़ वहाँ डाल दूंगा। देखें, अब अगर यहाँ पर यूज़र जो मर्ज़ी डाल दे, ये तो 3 5 के लिए मैंने जहन में किया ना, यूज़र तो जो मर्ज़ी डाल दे उसके लिए ये कैलकुलेशन हो जाएंगी परफॉर्म। यूज़र यहाँ जो मर्ज़ी डाल दे, नम वन और नम टू डाल दे, तो वो उसके ऊपर ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। एक्स को मैं नम वन बोल देता हूँ, वाई को मैं नम टू बोल देता हूँ और अपने कोड में वो लिख दूंगा, तो हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, तो एक्स मेरा क्या है, 8, 8 हो गया, वाई मेरा अभी भी 5 है। तो y के अंदर मैं 5 नहीं, मैं 3 लेके आना चाहता हूँ। तो 3 कैसे आएगा y के अंदर, y इज़ इक्वल्स टू, y में चेंज आना चाहिए क्योंकि y को 3 करना है। तो y इज़ इक्वल्स टू x माइनस वाई, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो y के अंदर 3 आ जाएगा। x अभी भी 8 ही है, x की वैल्यू तो नहीं अपडेट हुई। अब अगर मैं x माइनस वाई करके y में डाल दूंगा तो x में 5 आ जाएगा। तो यही जो कोड मैंने लिखा है, इसको बस अब हमने, ये मेरे ख्याल से दोबारा वो एरर देना शुरू कर दिया इसने। अच्छा, ये जो अब हमने कोड लिखा है, अगर ये आप लोगों को समझ आ गया है तो बस, अब इसी, अगर यही कोड आप लोगों को समझ आ गया है तो अब आप लोगों ने इसी कोड को अपने इस स्वैप के लिए यहाँ इस स्वैप वाली ब्रैकेट में लिखना है। कैसे, आप वो तो हमने 3 और 5 के लिए किया है, लेकिन 3 और 5 नहीं है यहाँ। यहाँ आपको नहीं पता नंबर्स क्या है, नंबर्स पता होते फिर तो मसला ही नहीं था। एक्स के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि नम, मेरे पास एक्स और वाई के बजाय नम वन नम टू पड़े हैं, ठीक है, नम वन कर लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है उधर नम वन लिख लेते हैं, वाई है वहाँ वहाँ नम टू लिख देते हैं। फिर वाई की जगह नम टू लिखना है, एक्स की जगह नम वन लिखना है, वाई की जगह नम टू लिखना है, एक्स की जगह नम वन लिखना है, एक्स की जगह नम वन लिखना है, वाई की जगह नम टू लिखना है। और ये कमेंट्स तो 3 और 5 के लिए थे, मैंने अपनी समझने के लिए जब लॉजिक बना रहा था तो किए, तो इनको भी हटा दें। आप कमेंट्स डाल सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल करके, कोई भी कमेंट्स डाल सकते हैं। अब आप सी आउट करें, ठीक है, और आप अब करें यूर, पहले तो लिखें स्वैप्ड नंबर्स, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप करें सी आउट यूर फर्स्ट नंबर आफ्टर स्वैपिंग। सी आउट आपने जो है वो नम वन को ही करना है, लेकिन वैल्यू क्या आएगी उसमें, नम टू वाली आएगी। ठीक है, जो अगर किसी के माइंड में ये बात आ रही है कि मैं यहाँ पर नम टू करके सी आउट कर देता नम वन करके तो वो भी स्वैपिंग हो जाती, वैसे नहीं करनी। ये आपको लॉजिक सिखाना मकसद है, वो गलत है। वो आप करेंगे तो पेपर में भी आपको सर ज़ीरो ही देंगे। इसको आप फर्स्ट नंबर आफ्टर स्वैपिंग नम वन, ठीक है। और यहाँ भी मैं जब सी आउट फर्स्ट नंबर को नम वन कर रहा हूँ तो वो नम वन देगा, यहाँ नम टू देगा, लेकिन यहाँ मैं नम वन करने से नम वन नहीं होगा, नम टू होगा, क्योंकि वो स्वैप हो गए। ठीक है, लेकिन इस इफ़ का इस इफ़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये जब चलेगा तो ये नहीं चलेगा। ये वाई के लिए चल रहा है, ये नो के लिए चल रहा है, एट अ टाइम वाई आया नहीं होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर नम वन वही पुराना वाला होगा जो यूज़र ने एंटर किया होगा। ठीक है, और एक तो ये हो जाना चाहिए, और दूसरी स्टेटमेंट ये चलनी चाहिए कि नम टू, ठीक है, सेकंड नंबर आफ्टर स्वैपिंग। अब ज़रा हम इस कोड को चलाते हैं, ठीक है, इस कोड को हम रन करके देखते हैं, एरर्स कोई नहीं आए।
एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम ज़रा एंटर कर लेते हैं 3, सेकंड नंबर हम एंटर कर लेते हैं 5। डू यू वांट टू स्वैप दीज नंबर? स्मॉल वाई भी एंटर करके देख लेते हैं, चलाता नहीं चलाता। अच्छा, इसने एंड कर दिया है, एंड तो नहीं करना चाहिए वैसे। अच्छा, एक बार दोबारा कर लेते हैं। 5 3। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये कोई एंडल नहीं डला हुआ, तो हम एंडल्स डाल देते हैं क्योंकि एक ही लाइन में सारे डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पर भी एंडल्स डाल देते हैं। ये कुछ कुछ लोगों ने बगैर एंडल्स के ऐसे ही सी आउट रिपोर्ट्स में जो है वो उनके स्क्रीनशॉट्स लगे हुए थे, तो आप लोगों को ये नहीं नज़र आ रहा था कि एक ही लाइन में हो रहा है, इतना अजीब लग रहा है, तो आप एंडल आपको नहीं सिखाया हुआ? मुझे हैरानगी हुई बड़ी कि आप लोगों ने वो करने की जहमत नहीं की कि हम इसको हैंडल कर दें। ठीक है, फर्स्ट नंबर 3 हो गया, सेकंड नंबर 5 हो गया। अब देखें कुछ कुछ लोगों के यहाँ स्पेस नहीं थी, जुड़ा हुआ यूँ लिखा हुआ है। अब देखें एक अच्छा कोड नज़र आना चाहिए। स्वैप करना चाहते हैं यानी वाई करना चाहता हूँ। अब देखें फर्स्ट नंबर आफ्टर स्वैपिंग 5 हो गया, ये 3 था 5 हो गया। हालांकि मैंने नम 1 को ही प्रिंट करवाया, सेकंड नंबर आफ्टर स्वैपिंग 3 हो गया, दोनों स्वैप हो गए। ठीक है, हम एक बार इसको नो के लिए भी चला लेते हैं। अब अगर मैं 3 करूँ दोबारा 5 करूँ और मैं स्वैप कहता हूँ नहीं नहीं करना चाहता, तो फर्स्ट नंबर 3 आ गया और सेकंड नंबर 5 ही आ गया। कैपिटल एन भी करूँगा कैपिटल वाई भी करूँगा तब भी ये चलेगा, क्योंकि मैंने और लगाया, या स्मॉल वाई आ जाए या कैपिटल वाई आ जाए। तो आपको इस ये सारे ऑपरेटर्स और हर चीज़ मैंने इस लैब के अंदर समझा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को सब हर चीज़ समझ आ गई होगी। ये वीडियो जिसने देखी है उम्मीद है कि उसको तो समझ आ गई होगी। बाकी प्राइम नंबर वाला कोड मैंने बताया था, वो आप देखें। और भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस बताता रहूँगा, तो जो ध्यान से सारा कुछ सुनेगा हो सकता है उसको मिड का पेपर पहले से ही पता लग जाए। तो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को देखें। स्टिल आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप ज़रूर मेरे से पूछें, और गाइडलाइंस लाजमी फ़ॉलो करें। स्क्रीनशॉट में आपका आईडी और टास्क वन और ये चीज़ ज़रूर लिखी आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, मार्क्स आपके ठीक आएंगे। ओके जी, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।